आज हमारे साथ है नीट टॉपर यस। और यस से हमने कुछ ऐसी बातें करी है जो नॉर्मली जो टॉप होते हैं, टॉपर्स टॉप होते हैं, उनमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इस जर्नी में यस ने जो फेस किया है उसको डायरेक्टली बिना किसी लाग लपेट के फेस किया है। तो अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे, अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आएंगे, प्लस आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। आप मतलब बीकानेर में टॉप 100 में फर्स्ट रैंक है ये, अभी तक टॉप 100 में आपने ये किया है। तो क्या सच में मतलब जब रैंक अच्छी आती है तो अंदर फीलिंग चेंज होती है या नॉर्मल वही होती है कि यार रैंक आने के बाद कमाल की फीलिंग होती है कि यार वाह आई डिड इट? बिल्कुल, क्योंकि पेपर देने से पहले मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुद से मैं सोच रहा था लगभग 500 के अप्रॉक्स रैंक आ जाएगी मेरी। और जब पेपर दिया तो इतनी बढ़िया रैंक आई तो मन में बहुत खुशी जनरेट होती थी, क्योंकि घर वालों को बहुत प्राउड लग रहा था, तो मैं भी बहुत खुश था। आपने एक्सपेक्ट की थी 500 के आसपास, है ना? बिल्कुल, मैंने इतनी ऊपर रैंक एक्सपेक्ट ही नहीं की थी खुद से। अच्छा, 500 से मतलब अंडर आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी? बिल्कुल। तो मतलब जो टेस्ट वगैरह में आपके मार्क्स आते थे वो किस तरह के आते थे? यस, मैंने उसी के बेसिस पे रैंक मेरे एक्सपेक्ट की थी, जो मेरे 680 और 670 के अप्रॉक्स मार्क्स आया करते थे टेस्ट में। तो अभी मतलब आप बता रहे आपने एक्सपेक्ट की थी 500 के मतलब आसपास आ जाएगी, और जो टेस्ट बिल्कुल। वगैरह में आपके मार्क्स कैसे आ रहे थे वहां से मतलब क्या अंदाजा लग रहा था कि 500 है? जैसे टेस्ट में देखा जाए तो मेरे हमेशा एवरेज मार्क्स 680 और 670 के अप्रॉक्स रहते थे। तो मैंने उस बेस पे देखा था कि लगभग इतने या फिर इससे 2-5 ऊपर नीचे नंबर आ जाएंगे, तो उस बेसिस पे मैंने देखा था 500 के अप्रॉक्स आ जाएगी। बट जब पेपर दिया तो इससे भी बढ़िया मार्क्स मेरे आए। अच्छा, मतलब टेस्ट में आपके 700 कभी आए थे या नहीं आए थे? 700 या 705? नहीं नहीं, कभी नहीं आई थी। हाईएस्ट एवर मार्क्स 695 आए हैं। अच्छा, 695 हाईएस्ट मार्क्स पे? तो क्या बिल्कुल। कोचिंग वाले वो टफ बनाते थे पेपर को या क्या? क्या मतलब क्या रीजन कोचिंग था इसके पीछे? कोचिंग वालों का पेपर जो होता था कभी ना कभी, मेनली कहा जाए तो नीट से तो टफ ही हुआ करता था। कभी कभी इजी रहता था, पर मोस्टली नीट से हमेशा टफ रहता था, ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल रहे नीट एग्जाम में। मतलब वो इन दोनों में डिफरेंस था क्या, कि मतलब जो मेन एग्जाम है और जो आपके जो टेस्ट होते थे उसमें कुछ डिफरेंस लगा, या आपको मतलब नॉर्मल लगा कि ये मतलब दोनों एक जैसे है लगभग? नहीं, जैसे क्वेश्चन की बात की जाए तो कई क्वेश्चन तो ऐसे भी थे कि जो डायरेक्ट हमारे टेस्ट से सीधे नीट के पेपर में आ गए। तो लगा तो मुझे वैसा ही कि जैसे क्वेश्चन मैं वहाँ कर रहा था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ रहे हैं। पर जब लेवल देखा जाए तो लेवल नीट का थोड़ा लो था हमारे जो सिंथेसिस में टेस्ट हुआ करते थे उससे। तो अच्छा, सिंथेसिस वाले हार्ड होते थे कंपैरिजन में? बिल्कुल, थोड़ा कंपेरेटिवली हम कहें तो हाँ, क्योंकि हार्ड होते थे उनके वो बेस पे। आपको प्रिपरेशन करवा रहे थे जो जंग होने वाली है उसके लिए, आप मतलब एक्स्ट्रा तैयार रहो, बिल्कुल। है ना? तो अभी हाँ। यस आप ये बताओ कि आपका जो रूटीन था, इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, आपने मतलब 11th स्टार्ट की थी या 9th से स्टार्ट की थी? कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? नीट की प्रिपरेशन मैंने क्लास 10th से शुरू कर दी थी। अच्छा, मतलब और मेरे पास एक सीरियसली सीरियसली यस, आपने मेरे पास 10th से स्टार्ट कर दी थी, है ना? बिल्कुल सीरियसली मैं 10th में आने के बाद ही मुझे सब कुछ पता चला था नीट के बारे में, और उसी साल मैंने नीट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और बाकी बच्चों से मैं एक प्लस पॉइंट आगे भी मैं ये था कि जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने 10th की कोचिंग ना ज्वाइन करके डायरेक्ट सिंथेसिस में 11th की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, और 10th जब में मैं आपने 11th 11th की क्लास ज्वाइन कर ली? बिल्कुल, और जब मैं 11th में आया तब मैंने 12th की क्लासेस ज्वाइन कर ली। तो जब तक मैंने 11th पास करी थी मैंने 12th तक का सारा सिलेबस कवर कर लिया था। और जब 11th पास करके मैं 12th में आया तब मैंने स्कूल में तो 12th रही, और जो सिंथेसिस में है मैं टारगेट रिपीटर बैच में बैठने लगा। अच्छा, मतलब यहाँ से एक टॉपर का सीक्रेट निकल के आ रहा है कि अगर आपको टॉप करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और यश ने बिल्कुल ये कुछ। किया है कि 10th में 11th और 11th में 12th, और फिर जो 12th थी वहां से जो एक्स्ट्रा जो लोग टारगेट की प्रिपरेशन अलग से करते हैं, यश ने वो 12th में ही कर दी। तो एक ये सीक्रेट यहाँ से निकल कर यश का आता है। तो आपने ये सीक्रेट टॉपर से पहले लिया है या अपना ही है ये? ये सीक्रेट जो है मेरे पापा को मिला था। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनकी जो बच्ची है वो भी सिंथेसिस से ही इसी सीक्रेट के थ्रू सेलेक्टेड हुई है। 2019 में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे पापा को भी वहीं से ही आइडिया मिला और पापा को बढ़िया लगा, तो मैंने भी इसे फॉलो किया। अच्छा, आपकी फैमिली में पहले भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना? मतलब मेरी पापा के फ्रेंड्स में।
अच्छा, आपके पिताजी के फ्रेंड्स थे, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ना। तो जब मतलब आपने पहले जो ये प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है, कोई ना कोई ऐसा पीपल होता है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है और जिस वजह से हमें ये लगता है कि यार हमें भी नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैं भी इसको खोड़ सकता हूँ। तो वो पर्सन कौन था आपकी लाइफ में? वो आपके पिताजी थे या फिर कोई टीचर था, या जैसे आप बता रहे हो कि पिताजी के जो फ्रेंड्स थे उनकी डॉटर है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मतलब वो कौन पर्सन टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में? क्योंकि जब मैंने 10th में कोचिंग शुरू करी थी उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, सारी क्लासेस ऑनलाइन थी उस टाइम। तो कोचिंग तो मैं जा नहीं पाता था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मुझे मोस्टली मोटिवेटेड करने का काम मेरे पापा ने किया। जो भी मेरी नीट के तरफ मुझे मोटिवेट किया है, पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा पापा ने किया था शुरुआत में, उसके बाद टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया। अच्छा, आपके पिताजी मतलब एजुकेशन फील्ड से हैं या मतलब क्या करते हैं आपके पिताजी अभी? मेरे पिताजी LIC में प्रोग्रामर है। अच्छा, प्रोग्रामर है। यस। अच्छा, मतलब वो टेक की फील्ड से है। हाँ बिल्कुल, LIC में है। वो टेक की फील्ड से है, आप मेडिकल की फील्ड से हो, मतलब ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ? ये आपका अपना थॉट है मेडिकल के फील्ड में जाना, या पिताजी ने कहा था कि आप मतलब मेडिकल के फील्ड में जाओ? जैसे मेरे पिताजी 9th क्लास से मुझे पूछा करते थे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा पसंद है, तो मैं बताया करता था कि मुझे बायो ज़्यादा पसंद है। तो उस हिसाब से शायद उन्होंने भी मेरी इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए फील्ड चुना होगा। अच्छा, यस, यहाँ से एक बात बहुत कमाल की है। देखो, अपने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो बहुत कम स्टूडेंट के बीच हो पाती है। तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से फील हो रहा है कि आपके और आपके पिताजी के बीच में एक कमाल की बॉन्डिंग थी, और आप मतलब क्या चीजें चल रही है वहाँ कॉन्वर्सेशन होती थी। आपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में तो पेरेंट्स, खासकर पिताजी और उनकी बातचीत भी नहीं होती है। तो आप क्या मानते हो, आपका इस बारे में क्या मानना है कि ये जो पेरेंट्स की जो कॉन्वर्सेशन होती है हमारे साथ, इसका कितना रोल होता है? देखिए, पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन से ही सब कुछ शुरू होता है और उन्हीं के मोटिवेशन से ही बच्चा आगे पढ़ता है, आगे कुछ बनता है। टीचर्स तो जब पेरेंट्स आपको भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए, उसके बाद आपके साथ में आते हैं, उससे पहले सब कुछ आपके पेरेंट्स ही करते हैं। तो मैं मानता हूँ पेरेंट्स का बच्चों के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा भी सही लाइन पे जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पेरेंट्स ने वो मतलब जो रोल है ना, वो बहुत अच्छे से निभाया है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा पेरेंटिंग सेशंस होते हैं, लेकिन पता है हमारी जो उम्र है और जो हमारे पेरेंट्स है ना, वो मतलब कहे ना नेचुरल विजडम होती थी उनमें, और वो हमारे हाव भाव से चीजें पढ़ लेते हैं कि अभी यश को किस चीज की नीड बिल्कुल। है ना। तो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर केसेस में आपने भी देखा होगा कि अगर मेडिकल फील्ड से पेरेंट्स है ना, तो वो चाहेंगे कि हमारा जो डॉटर है या सन है वो भी मेडिकल फील्ड में जाए। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि उस फील्ड से अलग डिसीजन में बच्चे को जाने देना, एक्सप्लोर करने देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और इस चीज में ही ज्यादातर स्टूडेंट अटक जाते हैं, क्योंकि खुद का उनका इंटरेस्ट होता नहीं है, और मतलब वो जो फोर्सफुली कुछ न कुछ उनको दे दिया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सक्सेसफुल हुए हैं तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं उसको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर टॉप करना है या अच्छी रैंक लेके आनी है, तो आपके अंदर से क्या आ रहा है उसको फॉलो करो। बिल्कुल। अब यस, आप ये बताओ कि मतलब आपके पिताजी ने ये चीज स्टार्ट की थी आपसे पूछना कि क्या इंटरेस्ट है, कैसे है, या मतलब आपने वो क्रेज कि आपके अंदर इंटरेस्ट था, आपने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए, ये क्या सिचुएशन रही थी? नहीं, जब 9th क्लास की बात है उसी समय पापा मुझे रेगुलरली पूछा करते थे तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ्स पसंद है, बायो पसंद है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट आर्ट्स वगैरह उसमें पसंद है, तो मैं कहा करता था कि मुझे बायो ही पसंद है। 9th क्लास के बेसिस में हमारे स्कूल में टीचर थे वो बायो के बहुत बढ़िया लगते थे मुझे, तो मैं उस हिसाब से कहता था मुझे बायो पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। उस हिसाब से उन्होंने, जब मैं 9th पास करी, 9th पास करते ही मुझे कह दिया तुम्हें बायो पसंद थी तो तुम्हें बायो पढ़ाएंगे। 10th की प्रिपरेशन थी जो मैंने अपने लेवल पे शुरुआत के 3 महीने जो छुट्टियां चल रही थी उस टाइम कर ली थी। उसके बाद मैंने 11th की कोचिंग शुरू कर दी सिंथेसिस से, और मैंने बहुत बढ़िया रहा जब मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया लगातार। 10th क्लास में एक बार बीच में, जब मैं 10th क्लास में था उस टाइम जब मैं 11th की पढ़ाई कर रहा था, मैं बीच में थोड़ा डीमोटिवेट भी हो रहा था क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी। 10th मैंने करी नहीं थी तो उससे पहले मैं 11th पहुंच चुका था। कई बार बीच में डीमोटिवेशन भी होता था मुझे शुरू शुरू के महीनों में। उस टाइम भी मैंने हिम्मत नहीं खोई, मेरे पापा ने, मेरी बड़ी बहनें भी हैं,
उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा और मैं लगातार पढ़ाई करता रहा। अच्छा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर हम कहें तो जो मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो आपके फादर थे। बिल्कुल तो एक सल्यूट तो बनता है आपके पिताजी को। बिल्कुल। बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखो कोचिंग होती है ना, वहां पर पर्सनल अटेंशन उतनी हो नहीं पाती क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स का नेचर कुछ इस प्रकार का है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आज यश की मतलब जर्नी से ये सीक्रेट निकल के आ रहे हैं। तो जो बीकानेर के या इंडिया के जो भी एस्पिरेंट्स है वो इन सीक्रेट्स को पकड़े, क्योंकि नॉर्मली पता है कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रियलिटी कम नजर आ पाती है। वो पता है क्या कहते हैं, या तो कहते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ता था या 10 घंटे पढ़ता था, मतलब कुछ ऐसा होता है जो असंभव सा लगता है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जितना प्रैक्टिकल हो सके, ताकि बच्चे को लगे यार मतलब यस हमारे जैसा ही है, ऐसा नहीं है यस किसी और दूसरे प्लेनेट से है, यस हमारे जैसे है। और अगर हम उन सीक्रेट्स को फॉलो करें, वही चीजें फॉलो करें, तो हम भी टॉप कर सकते हैं। तो यस आप और बताओ कि क्या आप चाहते हो कि आपका रिकॉर्ड जो बीकानेर का है वो आपका ही कोई बीकानेर का दोस्त भाई बहन तोड़े? बिल्कुल यही उम्मीद करूंगा कि ये रिकॉर्ड जल्द से जल्द टूटे और बीकानेर में और बढ़िया रैंक्स आए। और जैसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जल्द जनरल कैटेगरी से बीकानेर के किसी बच्चे को यहीं दिल्ली में एडमिशन मिले, सबसे बढ़िया बात वही होती है। और भी मैं आपसे बातें शेयर करना चाहूँगा जैसे मेरी जर्नी के बारे में। तो 3 साल तक मैंने नीट प्रिपरेशन करी, 10th 11th और 12th में। तो 3 साल के दौरान कभी भी मेरे घर पे कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि तुम्हारे नंबर कम क्यों हैं, तुम्हारे नंबर ऐसे क्यों आ रहे हैं, तुम पढ़ कम क्यों रहे हो। मेरे ना मम्मी ने ना पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया स्टडी करने के लिए। मैं देखता था पापा शाम को ऑफिस से घर आते थे तो मैं बैठा रहता था, फ़ोन चला रहा होता तो भी पापा कुछ नहीं कहते। सब एकदम बढ़िया माहौल रहता, मुझे कभी किताब उठाने के लिए भी कहा नहीं। मैं जितना पढ़ता अपने मन से ही पढ़ता। कभी कभी तो ऐसा भी होता मैं दिन में 1-2 घंटे पढ़ के भी उठ जाता, तो उससे कोई बड़ी इशू नहीं होता। घर में माहौल बढ़िया ही रहता हमेशा। अच्छा, ये कमाल का सीक्रेट बताया आपने कि मतलब फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं था कि आप क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, जो आपके अंदर से इंट्यूशन आ रही है अभी ये करना चाहिए वो आप करते थे। अभी आप बता रहे थे कि 2 घंटे पढ़ता था, कभी कभी 4 घंटे पढ़ लेता था, तो आपके मतलब एवरेज कितने घंटे होते थे पढ़ने के? एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सिंथेसिस में आने के बाद मैं एकदम थका सा होता था, तो मैं उस टाइम खाना खा के सो जाता था। और शाम को जब मैं पढ़ता था तो लगभग 2 घंटे में डेली पढ़ ही लेता था, कभी कभी 4 या 5। 5 से ज़्यादा घंटे में कभी डेली में कभी पढ़ा नहीं। जो एग्ज़ाम से पहले का लास्ट 1 मंथ का टाइम था, उस टाइम में 10 to 12 आवर्स स्टडी करता था। उससे पहले जब मैं डेली पढ़ता रहता था तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आवर्स स्टडी करी है मैंने, उससे ज़्यादा कभी आज तक करी नहीं। मतलब आपकी जो मैक्सिमम थी वो 5 आवर्स थी। बिल्कुल। तो अब आप बताओ कि जो मतलब कई टॉपर्स होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता था या 15 घंटे पढ़ता था, तो आप उस बारे में क्या सोचते हो कि वो रियलिस्टिक होता है या वो कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का टाइम ऐड कर रहे हैं? एक्चुअल में लास्ट मंथ में तो मैं भी 10 घंटे पढ़ा करता था, पर वो मैं सिर्फ लास्ट 1 मंथ के लिए 10 घंटे पढ़ा क्योंकि उस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस होता था, पूरा सिलेबस रिवीजन करने का बर्डन होता था। उस टाइम मैं पर डे 10 आवर्स स्टडी करता था। लेकिन उससे पहले मैं एकदम ईजी वे में काम करता था, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेता था, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स मैंने कभी सॉल्व नहीं करी। जो मिलता था कोचिंग से स्टडी मटेरियल मॉड्यूल जो भी मिलता था वो मैं कंप्लीटली सॉल्व कर लेता था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेता था और मैं खुद को गुड और कॉन्फिडेंट फील करता था। इसलिए मैं मैक्सिमम आज तक ज़्यादा नहीं पढ़ा, 4 to 5 आवर एवरेज स्टडी करता था। अच्छा, कभी मतलब ऐसा दिन आया हो कि यार बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए हो आपकी, यार अब नहीं होगा, या आपको लगा हो यार मतलब ये बुरा से बुरा है, मतलब ऐसा दिन या कोई इंसिडेंट जिसने आपको मतलब पूरी तरीके से होपलेस बना दिया हो, ऐसा कुछ हुआ था या सब नॉर्मल हो रहा था सब कुछ? ऐसा मेरे साथ इस साल तो नहीं, पिछले साल ज़रूर हुआ था। क्योंकि जब पिछले साल मैं सिंथेसिस में था तो मैं 12th के बैचेस ज्वाइन किए हुए थे। तो जब मैं 12th के थ्रू टेस्ट सीरीज दिया करता था, हमारे सिंथेसिस में ऐसा सिस्टम भी चलता था जो 12th के स्टूडेंट है वो आगे की जो ड्रॉपर्स के बैच की टेस्ट सीरीज है वो भी दे सकते हैं। तो मैंने भी दी वो टेस्ट सीरीज, उसमें मेरी रैंक आई कोई 110। उस टाइम जब मैं एकदम डीमोटिवेट सा हो गया, मेरे मार्क्स भी उस टाइम 400 के अप्रॉक्स आए थे।
तो उस टाइम मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा तो है। तो आपके उस टाइम मार्क्स वो जो 200 आ रहे थे क्या उस समय? 400 400? हाँ बिल्कुल। जब मैं पिछले साल 12th में था और मैं टेस्ट सीरीज जो देता था वो मैं ड्रॉपर्स बैच की देता था। ये अच्छा। सिंथेसिस में एक चलता है कि जो 12th के स्टूडेंट है वो चाहे तो आगे की बैचेस की जो टारगेट बैचेस है उनकी भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो मैं जब वहाँ पे दिया था, जब पहली बार दिया था, तो मेरे उसमें मार्क्स 400 के अप्रॉक्स आए थे और रैंक बनी थी कुछ 110। उस टाइम मैं बहुत डीमोटिवेट हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज एक तरह से फाइनल होती थी कि जिस केस में नंबर बनेंगे उसी का नीट में सिलेक्शन होगा, हमारा ऐसे चलता है। क्योंकि वो फाइनल टेस्ट सीरीज थी, उसमें नंबर एक का एक नहीं आए, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो चुका था। और उससे मैं जल्दी उभर गया। नेक्स्ट टेस्ट में मैंने अपनी रैंक सुधारी धीरे धीरे, 50 फिर 25 फिर टॉप 10 तक मैं उस टाइम भी पहुंच गया। तो जो डीमोटिवेशन होता है उसे हमें वापस कोप अप करना भी आना चाहिए। तो मैंने कुछ नया उस टाइम भी नहीं किया, मैं बस अपना नॉर्मल स्टडी करता रहा, कूल रहा। घर पे भी मैंने उस टाइम बताया नहीं कि मेरे 110 रैंक आई है, कि मैंने सोचा क्या सोचेंगे ऐसे वैसे, मैंने बताया नहीं। जब रैंक सुधरी 25 के अप्रॉक्स आई तभी मैंने घर पे बताया। अच्छा, आपने घर में नहीं बताया था? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा तो घर में अभी मतलब पहले ऐसी कोई कंडीशन। पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या कि मतलब कोई आपकी फेलियर हो या नेगेटिव चीज हो जो बताई हो और आपको डांटा गया, ऐसा था या आपने माइंड में ही बना लिया था कि यार नहीं बताना चाहिए? नहीं नहीं, जैसे बताऊं फेलियर हो या कभी रैंक कम आए, डांटा तो मुझे आज तक ही नहीं गया। भले पापा कुछ भी रैंक आती थी मेरी, पापा अगर थोड़ी कम होती तो कहते थे पढ़ाई करो अच्छे से करो, अगर ठीक होती थी तो कहते थे ठीक बात है और पढ़ो। तो उसका फेलियर का डांट की डर तो मुझे नहीं था, पर वो खुद के मन में ही था कि पहले ऐसी रैंक बनती थी, अचानक से कम आ गई, सोच लेकिन कहीं भटक गया है, डिस्ट्रैक्शन में आ गया है, फोन ज्यादा चला रहा है या फिर कुछ ऐसा वैसा। मैंने उस टाइम बताया नहीं, वो एक अचानक से हो गया था। मैंने उसे वापस सही करने के बाद बताया कि अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो बताओ टॉपर को डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिल्कुल, डांट के बिना तो क्या ही होता है, डांट तो पड़नी चाहिए क्योंकि उसी से समझ आती है। क्योंकि मतलब अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, तो अगर पहली बार या उसको मतलब डांट पड़ती है तो उसे लगता है यार मुझे डांट पड़ रही है, इसका मतलब क्या पता मैं टॉपर नहीं हूँ या मैं वीक स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब जो टॉपर होता है वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है, लेकिन उसके एक्शन ऐसे होते हैं कि वो टॉपर की ओर जाता है। मतलब टॉपर वो चूज करता है टॉपर बनना, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खास होता है, ऐसा नहीं है, उसको एक्शन ही उसके टॉपर बनाते हैं ना। बिल्कुल, घर घर में भी माहौल ऐसा ही था, किसी ने कभी कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया नंबर कम क्यों है ऐसे क्यों है। पापा की ज्यादा जो टेस्ट सीरीज के रिजल्ट होते थे उनको पापा लगभग देखा करते थे 2 महीनों में एक बार। जो हमारी वहाँ पे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती थी उसे पापा 2 महीनों में एक बार देख लेते थे। उसमें सारे टेस्ट के रिजल्ट आते थे, पापा उन्हें देख के खुश हो जाते थे। जो होता था देख लेते थे, सर से थोड़ी बात कर लेते थे, बस। पापा क्योंकि ज्यादा ऑनलाइन रिजल्ट आते थे उस टाइम, पापा को इतना आता नहीं, इधर पापा ज़्यादा देखते नहीं थे। और बाकी जो भी रहा, देखने के बाद भी कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि नंबर कम क्यों है, ऐसे क्यों है, थोड़ी और पढ़ाई करो, थोड़ा समय बढ़ाओ, ऐसा मुझे कभी सुनने को नहीं मिला। तो मैं हमेशा ठंडे दिमाग से काम लिया, जितना है मैं उतने में हमेशा खुश था। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता रहा, 11th 12th फिर ड्रॉपर्स बैच में आया, धीरे धीरे मेरे नंबर अपने आप बढ़ते गए। एवरेज मार्क्स है पहले 600 थे, फिर 650 हुए, फिर 680 तक पहुंच गए। अच्छा, तो यहाँ से मतलब क्या है, कुछ जो खुरापाती माइंड के स्टूडेंट होते हैं ना, उनके माइंड में आएगा यस तो यार अपने पेरेंट्स की केवल मतलब तारीफें तारीफें कर रहा है, मतलब हो सकता है ये सच नहीं हो। तो यस मतलब उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ज्यादातर पता है क्या होता है कि यार पेरेंट्स अच्छे नहीं है, ज्यादातर ये पर्सपेक्टिव होता है कि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट हम अपनी नजर से देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें सब कुछ हर सिचुएशन में सपोर्ट होता है, लेकिन हम भी उनकी वैल्यू करते हैं, हम भी समझते हैं कि वो किस चीज को वैल्यू कर रहे हैं, तो सही है गलत है। ऐसा नहीं होता है कि सब चीजों को ही आपको वो अप्रिशिएट करते हैं, वो सारी चीजें होती है। लेकिन पता है नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो वो लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स तो वैसे नहीं है जैसे यश के हैं। यश तो इसलिए टॉप कर पाया क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे थे, हमारे पेरेंट्स तो खड़ूस है, वैसे है नहीं। तो मतलब इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि ये जर्नी उतार चढ़ाव की होती है या आपके पेरेंट्स मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब अच्छे थे, या नॉर्मली ऐसा होता है? तो उन स्टूडेंट को कैसे लेना चाहिए इस चीज को? कि पेरेंट्स किसी के भी खराब नहीं होते, किसी के भी खड़ूस नहीं होते। सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, हमारा बच्चा टॉप करे, सभी यही चाहते हैं, लेकिन सब सारे बच्चे कर नहीं पाते, बात यही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबके पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहते, बस हर एक का तरीका अलग अलग होता है। कोई डांट के, कोई समझा के और कोई कैसे, तो
को इग्नोर करके कुछ कैसे तरीके से आप हर बच्चे को आप पेरेंट्स हमेशा आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं। अब हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, मेरे पेरेंट्स का तरीका थोड़ा अलग था, किसी का अलग हो सकता है, और मैं यही कहना चाहूँगा जैसा भी तरीका है आप उसी तरीके को लेकर चलें तो आप बढ़िया सब काम हो जाएगा। तो यानी उसको एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि यस के पेरेंट्स तो एक्स्ट्रा अच्छे थे, मतलब सारे इंटेंशन सारे पेरेंट्स की अच्छी होती है लेकिन तरीका अलग होता है ना। तो ये रीजन नहीं होना चाहिए कि भाई यस के तो पेरेंट्स अच्छे थे इसलिए मार्क्स आ गए। यस ने उनकी बात को समझा, हर बात को वैल्यू किया और अपनी जो प्रिपरेशन थी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहां यस को पता था कि मेरी मिस्टेक है, जहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां यस ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये रीजन है कि यस आज टॉप कर पाया है। पेरेंट्स की इंटेंशन हमेशा सही होती है, तो ये रीजन न बनाया जाए कि पेरेंट्स यस के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और हमारे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो इस रीजन को काट दो तो आपके कितने परसेंटेज मतलब बढ़ जाएंगे, कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर मतलब कोई बच्चा यस ये कहे, मतलब कोई बच्चा ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स यार अच्छे नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और वो 1-2 घंटे इसी में लगाता है या वीकली 1-2 घंटे लगाता है, इस चीज को वो छोड़ दे तो कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये सोचना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे पेरेंट्स यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, हमारा बच्चा सबसे बढ़िया करे। तो इसको तो सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि पेरेंट्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पेरेंट्स आपके साथ हमेशा सही ही करेंगे, वो कभी गलत नहीं करेंगे। इसको सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, अगर पढ़ाई में लगाएंगे यही समय तो मैं यही मानूंगा, और फ्रेश माइंड से अगर पढ़ेंगे तो 10-15 नंबर तो आराम से बढ़ ही जाएंगे। और ऐसे मतलब आप ये बताओ कितने एक्सक्यूजेज होते हैं जो हमारे 10-10 नंबर काटते हैं आपके अनुसार। सोचो, आपने ऑब्जर्व किया होगा इस जर्नी में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे और भी बहुत सारे आसपास जो प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या मतलब आप कहोगे टॉप 3, 5 या जितने भी ऐसे एक्सक्यूजेज है जो हमारे 5 या 10 मार्क्स काट लेते हैं, वो क्या है आपके अनुसार? सबसे कॉमन एक्सक्यूज यही रहता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, घर पे शोर बहुत होता है, घर पे ये सब होता है वो होता है। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज होता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती। इसके लिए बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं कहीं। अब उस लाइब्रेरी पीछे वो क्या क्या करते हैं, कहीं दोस्त के साथ जाते हैं, लाइब्रेरी में दोस्त से बातें कर रहे होते हैं, कहीं बीच में घूम घाम के आ जाते हैं। ये सबसे कॉमन होता है। उसके बाद देखा जाए दूसरा एक्सक्यूज सबसे कॉमन होता है कि मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास वो रेफरेंस बुक्स नहीं है, मेरे पास वो एस.सी. वर्मा नहीं है, मेरे पास वो वी.के. जायसवाल नहीं है। इनसे कुछ नहीं होता, जो पढ़ाई करनी है खुद को ही करनी है। कुछ का ये भी होता है कि मैं बैठ नहीं पाता, मेरी सिटिंग पावर कम है, कह पाता है कि मैं 3-4 घंटे में उठ जाता हूँ, मैं 10 घंटे बैठ नहीं पाता। और ये सब केवल एक्सक्यूजेज हैं। जो स्टडी होती है वो एक्टिव माइंड से करें तो 2 घंटे भी बहुत होती है, 4 भी बहुत होती है, सबकी स्पेसिफिक होती है, नहीं मानता। तो यस, ये एक्सक्यूजेज आपके माइंड में भी आते थे क्या कि एक्सक्यूजेज आ रहे हैं लेकिन आपको पता है ये एक्सक्यूजेज है, इनको साइड करो, ये एक्सक्यूजेज है? बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी आते थे कि पढ़ता बहुत कम हूँ, सिटिंग पावर नहीं है, पर मैं सोचता था जस्ट इग्नोर करो इसे, जितना पढ़ रहे हैं उतना बढ़िया है, हम अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। और क्लास में मैं 100% कंसंट्रेशन रखता था, तो मैं उस पर हमेशा भरोसा रखता था कि क्लास में मैंने पढ़ा है तो मुझे इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन तो कम से कम। उसके बाद फिर रिवीजन करता था। अच्छा, मतलब आपने क्लासेज मतलब रेगुलर हर क्लास को ज्वाइन किया था या बीच में मिस करते थे? क्लासेस जो हमेशा रेगुलरली ज्वाइन करता था, इवन कई बार तो कुछ काम होता था तो मैं उसे भी छोड़ के क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता था। जैसे मैं आपको इंसिडेंट बताऊं तो मैं 12th बोर्ड्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स थे उस टाइम। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स का टाइम था 12:30 बजे का, 12:30 से 2 का वो पेपर था, और मेरी कोचिंग ऑफ होती थी 12:45 से। तो मैं सुबह से 12:45 तक क्लास लेता, 1 बजे पेपर में जाके बैठ जाता, और वो 1 बजे पेपर मैं 2 बजे तक करके उठ जाता। मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कोचिंग मिस ना हो, हाफ ईयरली एग्जाम तो दे देंगे कैसे भी करके। अच्छा, ये इंसिडेंट क्या रहा था कि आप कैसे मैनेज किया इसको? मैंने जैसे किया कि एग्जाम जो 12th के हाफ ईयरली थे वो शुरू 12:30 में होते थे सुबह। अच्छा, में 12:30 बजे के हाफ ईयरली एग्जाम आपके 12:30 बजे होते थे और क्लासेज और क्लासेस वहाँ पे ऑफ होती थी 12:45 पे। तो मैं कैसे भी करके मैनेज तो वहाँ पे पूरी क्लासेस अटेंड करता था। 12:45 पे वहाँ से छूट गए, मैं हाथों हाथ 15 मिनट में स्कूल पहुँच जाता था, 1 बजे मैं पेपर देने बैठ जाता था। अच्छा, तो ये कई बार क्या होती है, ज्यादातर स्टूडेंट के साथ किसी भी रीजन से क्लासेज मिस हो जाती है, तो वो जो क्लास मिस होती है ना उसके कारण मतलब वो एक फ्लो होता है, मोमेंटम वो टूट जाता है और फिर वो उसमें वापस नहीं आ पाते हैं। तो आपके साथ अगर मतलब ज्यादा नहीं भी हुआ है तो 1-2 बार तो पक्का ऐसा हुआ है।
एक दो बार हुआ है ऐसा। तो उस समय आपने क्या किया? क्योंकि माइंड तो कहेगा यार नहीं करना चाहिए था, मतलब पास्ट में जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट करेगा कि वापस फ्लो न बने। उस समय आपने क्या किया था? ऐसे ही जो एक बार जो मोमेंटम टूट जाता है उसके बाद ऐसे पढ़ने का मन भी कम होने लग जाता है, क्लास में मन ये ही नहीं लगता। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मन नहीं करता है, मन बिल्कुल नहीं करता है। यस, बिल्कुल मन नहीं करता है। तुम्हारे मतलब तुम्हारे मन लगने के पीछे मतलब कोई जड़ी बूटी थी, या मतलब कोई क्या सीक्रेट था कि आप वापस मोमेंटम में आ जाते थे? और ज्यादा कई स्टूडेंट के साथ होता है कि एक बार वो टूट जाता है ना, वो फ्लो टूट जाता है ना, उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार वही कारण बनता है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं कि यार अब वापस मैं इस फ्लो में नहीं आ पाऊंगा। तो वो जड़ी बूटी थी या कोई माइंडसेट का कमाल था? जैसा कि मेरा स्कूल से शुरू से माइंडसेट रहा है कि छुट्टियां मैं बहुत कम ही लेता था, छुट्टियां मेरी ना के बराबर हुआ करती थी, तो कोचिंग में तो छुट्टियां लगभग ली नहीं। और कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे ज़बरदस्ती 1 या 2 दिन के लिए लीव लेनी पड़ी। तो जब वापस जाते थे कोचिंग, उस टाइम मोमेंटम बनाना बहुत टफ लगता था। 1 2 दिन के गैप से भी इतना फ़र्क आता था कि हमें लगता था कि हम कहाँ आ गए वापस, समझ ही नहीं आता था करे क्या। तो उससे वापस मोमेंटम बनाने का तरीका यही है कि जो कुछ या फिर रिटर्न वर्क करना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम। जैसे हम क्लास में सुन रहे हैं, तो सुनते-सुनते अगर साथ में लिखते हुए हम उसको वापस दोबारा पढ़ लें हाथों-हाथ, या फिर उसको कुछ लिख लें या लिख-लिख के वापस दोबारा पढ़ लें हम, तो शायद वापस मोमेंटम में आ सकते हैं। या फिर रिवीजन के टाइम केवल पढ़ने के बजाय हम उसे लिख-लिख के याद करें, तो मैं कह सकता हूँ उसमें वापस हमारा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। ये बात असली बात हुई। आजकल क्या है, हम बहुत ज्यादा आलसी हो रहे हैं, तो जो लिखने वाली है ना वो बहुत कम करते हैं। और कई स्टूडेंट तो मतलब जो डिवाइसेज है, मोबाइल है, कहीं वही नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं या इजी से इजी वे ढूंढते हैं। लेकिन बिल्कुल, आपने मतलब कॉपी और पेन प्रॉपर ट्रेडिशनली यूज किया है। तो बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट मतलब खुद नोट्स बनाता है, लिख लिख के कई लोग करता जैसे है, और एक स्टूडेंट ओरली करता है, मौखिक रूप से करता है, तो इसका कितना फर्क होता है उस कॉन्सेप्ट का माइंड में फिट होने में? बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ जो लिखता है वही सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस जो बारे में ओरली आप ना, पढ़ता है, जो जो एस्पिरेंट है अभी जो सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, तो उनको अगर डांट देनी हो आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, उस अंदाज में दो इसको, आप कोशिश करो। इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं हमारा एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव है, फिर लिखे क्यों? कहीं करते थे हम फ़ोन पे नोट बना लेंगे, कुछ जो हमारे टैबलेट्स होते थे उसमें लिख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पर उससे बढ़िया सबसे बढ़िया लिखो, क्योंकि लिखोगे उतना जल्दी याद होगा। तो जितना हम्म। जल्दी याद होगा उतना बढ़िया रहेगा, दिमाग में बैठेगा। जैसे-जैसे लिखोगे, लिख-लिख के याद करना सबसे बढ़िया रहता है। अच्छा, मतलब आपने जो नोट्स बनाए थे, हुँ। जो कोचिंग के नोट्स होते थे, और जो मतलब कोचिंग के नोट्स होते थे वही फाइनल नोट्स होते थे, या आप अपनी ओर से भी कुछ मतलब उसमें मॉडिफाई करते थे कि यार मैं मेरी लैंग्वेज को यूज करूं, मैं जिस प्रकार अप्रोच करता हूं उसको यूज करूं? क्या ऐसा कुछ भी आप करते थे? ना, ना, ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं। जो कोचिंग के नोट्स होते थे मैं उसी को फाइनल रखता था। बस जब जब भी चैप्टर खत्म होता था मैं पीछे 2-3 पेजेस छोड़ दिया करता था, कि अपनी तरफ से कुछ भी और ऐड करना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए, एनसीईआरटी में कुछ मिल जाए या कुछ छूट जाए, तो वो वहाँ पे लिखने के लिए जगह छोड़ देता था। बाकी मैं नोट सिंपल कोचिंग के अकॉर्डिंग ही चलता था। नोट्स के बारे में ये भी कहना चाहूँगा, जैसे बच्चों के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है कि जो हम खुद नोट्स बनाते हैं वो सही नहीं होते, हम कहीं और से नोट्स लेके आएँगे, या फिर कोई सिंथेसिस के या कोई आकाश के, एलन के प्रिंटेड नोट्स लेके आते थे, उनसे स्टडी किया करते थे। मेरे हिसाब से वो भी एक हद तक ठीक है, पर बेस्ट नहीं है। बेस्ट हमेशा खुद के नोट्स ही होते हैं। और कई बच्चे होते थे जो पिछले साल के टॉपर के नोट्स माँगते थे, उनके प्रिंट आउट ले लेके बैठ जाते थे, उन पे पढ़ते थे, उनको अंडरलाइन करते रहते थे, खुद नहीं लिखते थे। बस बात यही है, खुद लिखना बहुत ज़रूरी है, और खुद ही लिखोगे तभी खुद का लिखा हुआ ही समझ आएगा। नोट्स हमेशा सिंपल होने चाहिए। जैसे कई मैं देखता था नोट्स बनाते थे तो एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन, एक पेंसिल, ऐसे तरह-तरह की चीज़ें अपने पास रखते थे। जैसे नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। मैं कहूँगा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, सिंपल होने चाहिए, पर खुद के नोट्स होंगे वो समय हमेशा सबसे बेस्ट रहेंगे। कोई दूसरे टॉपर के या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अगर आप नोट्स पढ़ेंगे, तो आपको उनसे पहले तो मैच करना ही मुश्किल होगा कि वो कैसे बोलना चाह रहे हैं, वो आप क्या सोच रहे हैं। तो खुद के रहेंगे वो आपको एक 10 मिनट में पढ़ोगे, तो वो दूसरे होंगे उसको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। तो अपने अच्छा। नोट्स ही बेस्ट रहते हैं। अच्छा, ये यहाँ से क्या ज्यादातर स्टूडेंट आपने जो बताया ना, एकदम वही माइंड सेट होता है। उनका क्या सोचना है, जैसे अभी आप मतलब बीकानेर से आपने प्रिपरेशन की है,
तो उनके माइंड में क्या रहता है, क्योंकि बीकानेर और कोटा और सीकर इनमें कंपैरिजन करते हैं कि यार सीकर के नोट्स अच्छे होंगे, कोटा के तो बेस्ट नोट्स होंगे, यहाँ पर उतनी मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, तो उनको ये डाउट होता है। तो आपका क्या मानना है कि जो कोचिंग होती है या जिसको छोटी सिटी माना जाता है या बड़ी सिटी माना जाता है, इसका फर्क पड़ता है या क्वालिटी सेम ही रहती है, आपका माइंड सेट का डिफरेंस होता है? जैसे शुरू शुरू में तो मैं भी सोचा करता था कि सिंथेसिस से बेटर नोट्स क्या पता मुझे कहीं एलन के मिल जाए या कहीं आकाश के मिल जाए, पर मुझे धीरे धीरे जैसे समय बीता मुझे खुद को समझ आ गया कि कोई दूसरी कोचिंग या नोट्स पढ़ना, उनके टेस्ट सीरीज लेना, उनके कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो। बेनिफिट जो होना है वो खुद को ही करना है, जो खुद के नोट्स ही बनाने पड़ेंगे, वही एक फाइनल सॉल्यूशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी बच्चे मैं देखता था बहुत होते थे जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं अपने कुछ अलग से एलन का लेके बैठ जाते हैं, फर्स्ट रैंक तो यहाँ से आती है, हम ये पढ़ेंगे। तो वो मैं मानता हूँ एक तरह से गलत है। जो खुद नोट्स बनाना चाहिए, अगर आप कहीं पे जाके बैठ रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों वहाँ पे प्रेजेंट रहे। बच्चे बैठे सिंथेसिस में थे, नोट्स वो एलन के थे, तो नोट्स में जो रखते हैं बच्चे के, मोस्टली बच्चे यही प्रेफर करते हैं कि हम एलन के नोट्स लेंगे या फिर आकाश के लेंगे। मुझे दोनों ही गलत ही लगते हैं, क्योंकि एलन के लो चाहे आकाश के लो, नोट्स वही काम आने हैं जो खुद को पढ़ने में समझ आता है। अब उनके नोट्स लेंगे, कभी किसके पढ़ रहे हैं कभी किसी के पढ़ रहे हैं, बीच में सिंथेसिस वाले आ रहे हैं, बीच में कोई आ रहे हैं, तो उसमें खाली कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एलन के नोट्स में ये दिया हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, आकाश में ये दिया हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। कुछ बहुत एक्स्ट्रा नोट्स भी पढ़ लेते हैं बच्चे उस चक्कर में, मैं मानूंगा वो भी गलत है। जो खुद सर क्लास में कराते हैं वो आई थिंक मोर देन इनफ होता है, क्योंकि कभी भी नीट के सिलेबस से हमेशा एक स्टेप आगे ही रहते हैं सारे कोचिंग वाले। तो मानूंगा जो अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो। सिंथेसिस जैसी कोचिंग पूरी अच्छे से नोट्स बनवाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसी नोट्स पे भरोसा रखते हुए मेरा काम भी हुआ है। मैंने कोई दूसरी कोचिंग या कहीं दूर से कोई टॉपर के नोट फोर्स नहीं लिए, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए और खुद की मेहनत करी। तो अगर आपके माइंड में ये है कि उस कोचिंग का होना चाहिए या उस सिटी में जाके मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत हद तक केवल एक भ्रम है। आपको अगर सेल्फ डाउट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। नहीं तो आपके माइंड में कभी कुछ चलता रहेगा, कभी कुछ चलता रहेगा। आप एक नोट से पढ़ोगे, एक स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि इसमें यार कोई दिक्कत है, इस मटेरियल में दिक्कत है, तो आप अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो आप एक नोट्स पकड़ो और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्यों यस? बिल्कुल यही कहना चाहूंगा। मतलब ज्यादा इधर उधर भटको मत। अगर भटकोगे तो क्योंकि ये टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है और वो टाइम चला जाएगा तो बाद में आप रिग्रेट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे जो विद 12th जो लोग पेपर देते हैं उनके मन में ये भी रहता है कि हमारे बोर्ड्स हैं 12th के, तो 12th बोर्ड को वो एक तरह से बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं कि नीट से पहले हमारा बोर्ड है, हम इस साल नीट नहीं देंगे, नीट होना हो हमें बोर्ड क्लियर करने 95 92 ऐसे परसेंटेज से। तो मैं उनको ये भी कहना चाहूंगा इसका बर्डन ना ले। बोर्ड में कोई नंबर आजकल मैटर करते नहीं है, बस अच्छे नंबर आने चाहिए, इसके लिए एवरेज पढ़ाई करें। मैं कहूँगा बोर्ड से बहुत समय पहले ही पढ़ाई करके रख लें एंड टाइम पे, क्योंकि बोर्ड और नीट एक साथ क्लैश ही करेंगे। मार्च में बोर्ड होंगे तो मई में नीट होगा, उनके जो बीच का वो उस टाइम होता है बहुत ही क्रिटिकल रहता है बच्चे के लिए। उस टाइम मैं कहूँगा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बोर्ड की याद तैयारी पहले ही कर ले, या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे कि मैं 85 में श्योर हूँ, मुझे 85 में सेटिस्फेक्शन है, 90 में सेटिस्फेक्शन है, मैं कोई 99 97 की ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाऊंगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो कोचिंग में पढ़ा दी जाती है, हमारे ऊपर रहता है हिंदी इंग्लिश, कुछ यूट्यूब से करते हैं, कुछ प्राइवेट ट्यूशन से करते हैं। मैं उसको कहूँगा वो ज़्यादा स्ट्रेस ना दे उस चीज़ को, उसके प्रति माइंड फ्री रहे। ज़्यादा स्ट्रेस देना है तो आप अपने कंपटीशन एग्जाम में नीट या जेई में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर ज़्यादा दो, क्योंकि उस पर देंगे तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 12th में जैसे मैंने भी फोकस बहुत कम दिया, 12th के जैसे मैंने आपको बताई था हाफ ईयरली एग्जाम का किस्सा क्या रहा, तो वैसे ही अदर जो आपने बोर्ड की बिल्कुल इज्जत नहीं करी है। बिल्कुल ही सही बात है क्योंकि आपको पता था कि मेरा गोल नीट है, और यही कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में होता है कि वो चाहता है यार 12th में भी अच्छे मार्क्स आ जाए, नीट में भी अच्छा कर जाऊं। तो ये भ्रम छोड़ दो, आप इस भ्रम को आप दूर रखो, ये इल्यूजन है। आपको अपने एक गोल पर फोकस करना होगा। और 12th के कई जो इंटरनल टेस्ट होते थे, कोई क्लास टेस्ट या कोई फर्स्ट टेस्ट, वो तो मैंने जस्ट स्किप ही कर दी, क्योंकि उनका टाइम सुबह सुबह का होता था। मैं कोचिंग तो नहीं छोड़ सकता, सर आपके टेस्ट ही छोड़ूंगा मैं स्कूल वाले। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बोर्ड को एकदम हल्के में लें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आजकल फेल तो बहुत कम ही हो रहे हैं,
कोई डरने की बात नहीं है, नीट पे फोकस रखें, तभी आपके साथ अच्छा ही होगा। बढ़िया सा। अच्छा, तो यहाँ से आप ये बताओ कि जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और जो नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनमें मतलब 3 डिफरेंस बताने हो आपको, 3 डिफरेंस जो हमारे माइंड सेट में होने चाहिए, जो अप्रोच में होने चाहिए, वो क्या आपके अनुसार है? बोर्ड में हम पढ़ाई करें तो लिमिटेड करते हैं हम, कोई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एक चैप्टर में हम लगभग बोर्ड का क्वेश्चन फिक्स ही होता है, अगर यहाँ से 5 नंबर का आएगा तो ये आएगा, 3 का आएगा तो ये आएगा, तो उसके लिए हम ज़्यादा वास्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं। वहीं नीट में हुआ तो छोटे से छोटे पॉइंट में एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं उस पर कहूँगा कि आप नीट की तरफ ज़्यादा फोकस रखें। नीट में आप पढ़ाई करें तो एक एक पॉइंट को करें, कोई 5 का क्वेश्चन नहीं, कोई 3 का नहीं, सारे क्वेश्चन 4 के हैं, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा। और दूसरी बात कहूँगा, बोर्ड सब्जेक्टिव होता है तो उसके हिसाब से सब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए मैं कहूँगा नीट की जो तैयारी होगी वो सब्जेक्टिव से बहुत हाई लेवल पे होगी। अगर नीट की अच्छे से तैयारी आप कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव की आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको लिखना भी आ जाएगा, आपको डायग्राम्स बनाने आ जाएंगे, डेरिवेशंस भी आ जाएंगे। अच्छा, ये जो एक थ्योरी और न्यूमेरिकल वाला खेल होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस करो और जो बोर्ड्स है वहां पर थ्योरी है, लेकिन यहाँ से एक डाउट आता है कि न्यूमेरिकल्स, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो उसमें कॉन्सेप्ट का कितना रोल होता है, कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने के बाद न्यूमेरिकल्स ज्यादा इजीली सोल्व होते हैं, या डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल्स में ही फोकस करो? जैसे मेरा बताऊं तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने इतने सॉल्व किए कि एक लेवल तो वो आ गया था। तो मैं नीट में न्यूमेरिकल जब आता था फिजिक्स का तो छोटे छोटे आते थे, मैं मन मन में सॉल्व कर लेता था। न्यूमेरिकल के लिए पहले कंसेप्ट होना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, क्योंकि जब भी हमें सर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताते हैं तो सर हमें मेथड बताते हैं, सर हमें कभी मेथड का रीजन नहीं बताते हम ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। आप उस रीजन पे फोकस करेंगे, हम कई मेथड हो सकते हैं, हम ये वाला क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, जब मेथड के सारे एनालिसिस हो जाता है तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। और कंसेप्ट होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हुए भी आपको समझ आ जाएगा हमें इसमें क्या करना है। कई बार तो ऐसा भी होता था, जैसे सिंथेसिस की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या है, फॉर्मूला हम भूल चुके हैं, फिर भी कुछ जोड़ तोड़ के कैसे भी करके 4 ऑप्शन में से आंसर तो निकल ही जाता था। ऐसा भी हुआ है। और जो बोर्ड के जो न्यूमेरिकल आते हैं या फिर बोर्ड में थ्योरी, नीट में भी आजकल थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी फिजिक्स में भी असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो थ्योरी तो बहुत एसेंशियल है। न्यूमेरिकल तो फिर भी हो जाते हैं अगर थ्योरी अगर आपको आ जाएगी तो। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में क्या ज्यादातर स्टूडेंट है ना, एक मतलब अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो पता है न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो पहले आंसर देख लेते हैं, जिससे उनके माइंड में एक मतलब माइंड में बन जाता है कि ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करना है। तो ये चीज कितनी गलत है कि पहले आपको आंसर पता होता है तब आपको एक अप्रोच का मतलब अंदाजा हो जाता है कि इस प्रकार करें। तो वो आंसर देख के सोल्व करना चाहिए या आपको आंसर बिल्कुल नहीं देखने चाहिए? ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। आंसर देखना तो मानूंगा सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने वो क्वेश्चन ही पूरी तरह से तबाह कर दिया, मैं तो मानूंगा। अब उस क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं है। पहले ही आंसर पता है तो मैं वैसे ही चलूंगा जैसे जैसे आंसर आना है। अब मुझे पता है मुझे आंसर के लिए मल्टीप्लाई करना है, मेरे मन में डिवाइड है, मैं करूंगा ही नहीं जो क्वेश्चन में आंसर। फिर मतलब हम बोर्ड क्लासेज या जो नॉर्मल क्लासेज होते हैं इनमें हैंड्स फ्रूट वाले जो मैथ्स में करते हैं ना, वो हो जाएगी कि कैसे भी करके घुमा के आंसर लाना है। तो वहां पर आपका माइंड सेट बिल्ड नहीं हो पाएगा कि आप सोल्व कर पाओ उसे, है ना? आंसर कभी भी पहले देखना नहीं चाहिए, पहले खुद सॉल्व करिए। आंसर नहीं निकले फिर भी नहीं देखता, मैं तो मानता हूँ पहले खुद सॉल्व कीजिए, आंसर की पहले लिस्ट बना लीजिए, मेरे आंसर है, फिर आंसर की से मैच करिए। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि पहले आंसर देख लिया तो फिर क्वेश्चन का कोई सॉल्व करने का सेंस ही नहीं रहता। तो आपने ये किया है या आपने ये कभी नहीं किया था? एक भी क्वेश्चन ऐसा किया है आपने? आपने ऐसा कुछ किया है क्या? मैंने कभी कभी बायो में ऐसा मन कर जाता था, कभी कंफ्यूजन होता, देख लेते हैं 2 में से कौन सा है। बहुत बार देखा भी है, इच्छा भी कर जाती थी, मन कभी कभी रुक नहीं पाता था, पर बहुत बार कोशिश करिए कि ना देखें। कभी कभी मेरे से भी गलती हुई है, सबसे हो जाती है। आंसर पहले देखने का जो ट्रेंड चलता था, जो न्यूमेरिकल का समझ नहीं आ रहा, 2 में कंफ्यूजन हो रहा है, +5 -5 तो आंसर देख लेते हैं, वो बहुत गलत है। उसमें क्वेश्चन पे सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं रहता। आंसर तो देख लिया, फिर क्वेश्चन सॉल्व ही क्यों करना है? क्योंकि पता है ऐसे करते हैं ना तो मतलब जब सोल्व करते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। लेकिन जब आप एग्जाम प्रॉपर एग्जाम में जाते हो तो वहां तो आंसर आपको देखने को मिलते नहीं है, तो वहां पसीने छूट जाते हैं, वहां मतलब हालात बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे गलत तरीका है। ऐसे तो अगर 100 क्वेश्चन आंसर देख देख के किए हैं तो वो 100 0 के बराबर ही मानूंगा मैं तो, उसका कोई सेंस नहीं रहता। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप आंसर मत दो, चाहे आपको
ट्राई मतलब मैक्सिमम 5-10 बार अपनी ट्राई करना पड़े, अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, जिससे आपका माइंड बिल्ड हो पाएगा कि उसको कैसे अप्रोच करना है। अलग अलग तरीके हमारे पास डेवलप हो जाएंगे। जैसे मेरे पास खुद के पास फिजिक्स से कोई न्यूमेरिकल होते थे तो पहले मैं मन में करता था, हमेशा सॉल्व, उसे मेरी आदत थी। कोई भी अगर छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है उसमें, मन मन में हो सकती है, तो मैं उसे पहले मन में करता था, आंसर निकालता था, फिर मैं उसे हाथ से करता था। अगर आंसर सेम होते थे तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं मन का पहले वेरीफाई करता था। मुझे मन वाले पे ज़्यादा भरोसा रहता था मेरे हाथ से, तो फिर मैं हाथ से कभी कभी गलत भी कर देता था। कि जब वो क्वेश्चन फिजिक्स में आजकल नीट में सिंपल सिंपल आते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन आती है नहीं, तो उसे मैं मानूंगा माइंड में सॉल्व करना सबसे बढ़िया रहता है। हाथ से सॉल्व करना में गलत आता नहीं है, पर मेरे मन में जो होता था मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा रहता था हमेशा। अच्छा, तो यस ये सिलेबस इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसको रिवीजन कैसे करा आपने? क्या अप्रोच रखी रिवीजन की? रिवीजन करना भी पड़ता है या काम चल जाता है? रिवीजन करना तो बहुत एसेंशियल है, रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्लास में पढ़ा याद है, एक दिन तक याद है, 2 दिन तक याद है, साल भर तो नहीं रह सकता। तो रिवीजन करने के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, शॉर्ट नोट्स, तो जो सबसे बेस्ट होता है शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर के हमने 1 या 2 पेज के अंदर अंदर पूरे नोट्स उसके बना लिए। फिजिक्स का है तो उसके सारे फॉर्मूले लिख लिए, सारे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। वो मैंने कभी बनाई नहीं, क्योंकि मुझे उतना, मैंने जैसे बताया था आपको, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था, उस उतने टाइम में शॉर्ट नोट्स हो तो नहीं बने। तो मैंने जो अपना जो मेन नोट्स थे उसी से मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट किया है। मैं चैप्टर वाइज, मैंने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे हमारे वहाँ पे सर थे आजाद सर, उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि जो फाइनल 1 मंथ रहे उसमें रिवीजन कैसे किया जाए। चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, फिर जो मीडियम है, और फिर जो वीक है। तो जो वीक है मैंने उनके रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार किए। 3 बार तो सबके किए, किसी के 4-4 बार भी कर लिए। जो मीडियम वाले मैंने उन्हें 2 बार रिवीजन किया, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो मैंने क्लासिफाई किया था उस टाइम, उनका मैंने 1 बार, और कईयों को तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने ऐसे भी किया। अच्छा, तो कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा होता है ना, किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक चैप्टर में अटक जाता है, वो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन बाकी इजीली समझ आ रहा है। कई बार होता है कि टॉपर चाहे कितना भी बड़ा टॉपर हो, उसके साथ भी ये होता है कि किसी न किसी चैप्टर में या किसी न किसी सब्जेक्ट में उसको दिक्कत आती है। तो वहां पर आप अटक जाते थे कि यार ये भी होना चाहिए, 100% हर चीज होनी चाहिए, या वहां आप मतलब उसको छोड़कर आगे चले जाते थे? नहीं, ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है। जनरली बायो में होता था। बायो में कई चैप्टर्स मेरे ऐसे थे कि मैं अटक जाता था कि याद हो ही नहीं रहे, करूँ क्या तो करूँ क्या। 11th में पढ़ लिए, 12th में पढ़ लिए, फिर से टारगेट में पढ़ लिए, फिर भी नहीं हो रहे। तो अंत में मैंने उनका ये डिसीजन किया कि जितने हो सके मैं करूँगा। जो नीट 7th मई को था, तो मैं लास्ट में उन सारे चैप्टर को, 3rd मई को मैं लास्ट पढ़ा था। 3rd मई को मैं उन सारे चैप्टर्स को वापस एक बार पढ़ लिया कि याद नहीं हो रही तो क्या पता लास्ट में पढ़ा है कुछ याद रह जाए। तो जो उनका तरीका यही है, अपने स्तर पे उनको बार बार रिवीजन करे, हो सकता है याद हो जाए। अगर अंत समय तक ना होए तो उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद कर ले, वो पढ़ दें, या फिर लास्ट में जैसे मैंने किया, एंड में पूरे चैप्टर का एक एक पॉइंट अच्छे से रिवाइज कर लिया। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होता है उसके सब कुछ स्मूथली सब कुछ हो रहा होता है, उसके भी प्रॉब्लम्स आती है, और वो भी किसी न किसी टॉपिक में अटकते हैं, उसका भी माइंड मतलब सुपर नेचुरल नहीं है, उसके भी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपके प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये मत मान लो कि मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ या मैं नहीं कर सकता। तो आप ये देखो कि वहां और क्या तरीका लगा सकते हो, और कौन से चैप्टर है जो आप कर सकते हो, वहां अटको मत, लगे रहो। जैसे मेनली मेरा ये भी तरीका रहता था, जो चैप्टर नहीं हो रहे उनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रट लेता था। जो नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो मैं पिछले 2010 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन ही याद कर लिए कि क्या पता इनमें से कोई रिपीट हो जाए, तो क्या पता अपना चैप्टर नहीं आ रहा ही आ जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि चैप्टर एक एक पॉइंट अगर याद ना कर पाओ तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नीट में वो याद कर ले। तो आप मतलब वहां अटक नहीं जाते थे, और हर स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि कोई भी रीजन ऐसा नहीं बनना चाहिए कि वहां आप अटक जाओ, चाहे कोई एक्सक्यूजेज हो, या कहीं चैप्टर में अटक गए हो, या कभी आपके मार्क्स कम आ गए हैं, कुछ भी रीजन हो, आपको अटकना नहीं है, आपको चलते रहना है। अलग क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पर फोकस करना है। तो अब मतलब आप ये बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता था? आप कितने बजे उठते थे? उठते खुद से थे या अलार्म आपको उठाता था या पेरेंट्स उठाते थे? क्या पूरा डे का रूटीन क्या रहता था? जैसे मैं सुबह 6 बजे उठा करता था। उठाती मुझे मेरी मम्मी थी, कोई अपने आप तो मुझे आज तक नींद खुली नहीं। तो मम्मी सुबह 6 बजे उठाती थी। 6:30 बजे मैं सिंथेसिस के लिए निकल जाता था घर से।
जैसे वहाँ पे 7 बजे के आसपास पहुँचता था, 7 से 1 बजे तक वहाँ पे क्लासेस होती थी, वापस 1:30 में मैं घर आता था। घर आके खाना खा के फ्रेश होके मैं थोड़ी देर रेस्ट किया करता था। रेस्ट के साथ साथ मैं फ़ोन भी चलाया करता था, सोशल मीडिया अकाउंट भी मेरे बहुत हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कोई ना सोचे कि टॉपर था, बिल्कुल सोशल मीडिया से एकदम आइसोलेटेड ही था, ऐसा भी नहीं था। उसके बाद मैं जब रेस्ट करने के बाद लगभग 4 ओ क्लॉक के आसपास मैं पढ़ाई करता था। 4 ओ क्लॉक से जब मेरी जितनी इच्छा होती थी उतना पढ़ता था, 4 से कभी 6 तक, कभी 7 तक। फिर उसके बाद मैं 7 तक या 8 तक पढ़ाई करने के बाद खाना खाता था। उसके बाद मैं खाना खाने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत रेस्ट, घर वालों से बातचीत, और फिर से मैं थोड़े टाइम तक मोबाइल चलाया करता था। फिर मैं रात को जो रहता था मेरा रूटीन, जो सिंथेसिस में पढ़ाया गया है, उसको मैं रात को रिवीजन करके फिर सो जाता था। यहाँ मतलब सोशल मीडिया का जो शब्द है ना वो बाहर आ रहा है, तो सोशल मीडिया का क्या बिल्कुल। मानना है कि बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए या उसको यूटिलाइज करना चाहिए, या क्या सोशल मीडिया को कैसे डील करना चाहिए एक एस्पिरेंट को? सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के रिलेटेड मैं सबसे पहले आपको एक फ़नी सी बात बताना चाहूँगा, कि फ़नी कहें या फिर मैं अलग कहें। मैं इंस्टाग्राम चलाया करता था बहुत पहले, तो पिछले साल तक ज़्यादा चलाता था, इस साल थोड़ा कम किया। तो कम करने के बाद मैं इंस्टाग्राम चलाता था, उस पे मैं रील्स जो देखा करता था, वो मैं मोस्टली फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो की रील्स देखता था। तो उसमें किस्मत ऐसी चमकी कि उस जो केमिस्ट्री की एक रील देखी थी, उससे नीट में क्वेश्चन आ गया। और मुझे वो क्वेश्चन, मैंने किताब में नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने वो रील से देख के वो क्वेश्चन सही कर दिया वहाँ पे। यानी ऐसा नहीं है ये कि किस्मत भी मेरी सोशल बहुत मीडिया है वो बुरा है, अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो, आप उसका बेनिफिट अपनी बिल्कुल। प्रिपरेशन में करते हो, तो हो सकता है वो आपको मतलब हेल्प कर जाए। हुँ, बिल्कुल। मतलब जैसे ये इंस्टाग्राम बहुत ही आई है, मतलब ये इंस्टाग्राम टूल एडिक्टिव है, हम रहता है कैसे बहुत। यूज करते हैं इसको। आप जैसे आप बताइए, इंस्टाग्राम पहले मैं बोलिए, आप बोल रहे थे इंस्टाग्राम। दूसरी चीज़ें देखा करता था हम्म। दूसरी चीज़ें देखा करता था, तो फिर जो मैं इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कंटेंट जो देख रहा हूँ, मैं उसे ही चेंज कर दूँगा। तो पहले जब मैं 1-1 घंटा इंस्टाग्राम चलाया करता था, फिर बाद में मैंने एजुकेशनल रील्स देखी, तो मैं आधे घंटे में मतलब परेशान होके उसे बंद ही कर देता था। क्योंकि एजुकेशनल रील्स कितनी देर देख के खत्म हो जाती थी। तो मैं फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की सारी, मतलब कई ऐसे भी होते जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते थे, मैं उन्हें भी देखा करता था, लगातार देखा करता था। मुझे उसमें एन्जॉयमेंट भी बहुत मिलता था, और उम्मीद नहीं थी कि नीट में सीधा क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। और एक आया भी, और किस्मत भी बढ़िया लगी कि वो क्वेश्चन भी सही हो गया। किताब में वो था, पर मैंने वो टॉपिक छूटा हुआ था मेरे में, याद नहीं था। वो इंस्टाग्राम से सही हो गया। आपको यूज करना आना चाहिए। तो आप मतलब सोशल मीडिया में केवल स्टडी से रिलेटेड ही चीजें देखते थे, या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट या व्लॉग्स वगैरह भी चलते थे? नहीं, एंटरटेनमेंट भी मैं करता था बहुत। जैसे 2 साल पहले तक तो ज़्यादा करता था, पिछले साल और इस साल थोड़ा कम किया। जो एंटरटेनमेंट का टाइम कम करके थोड़ा पढ़ाई का इंस्टाग्राम पे बढ़ाया, और व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप कम ही चलाता था, ज़्यादा नहीं चलाता था, और फेसबुक आज तक मैंने चलाया नहीं। तो मैंने जब तक भी सोशल मीडिया चलाया है, वो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ही चलाया है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत फ़ायदे मिले। रील्स, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी कहता था कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखा करो। वो सोचते थे कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें कह रहा है इंस्टाग्राम चलाए ताकि ये पढ़े, हम ना पढ़ पाएँ, पर वो समझ नहीं पाए। ये बात वास्तविकता थी, अगर वो देखते तो हो सकता है उनके भी कोई क्वेश्चन सही हो जाते। तो आपके जो फ्रेंड्स होते थे, क्या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते थे जो मतलब कहते थे यार सोशल मीडिया पर ये भी देखना चाहिए? ऐसा होता है ना कि हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, कोई फ्रेंड है वो कुछ देख के आया कि यार इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, वो वाले डिस्ट्रैक्शंस कितने थे? वो वाले डिस्ट्रैक्शन मेरे कम ही नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कल जो भी था वो बहुत छोटा ही था। 3-4 फ्रेंड्स मेरे थे, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे नहीं, उनमें एक मैं ही था जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। तो बाकी डिस्ट्रैक्शन की बात करें, वो तो बहुत आते थे। जैसे यूट्यूब पे वो फिज़िक्स वाला नाम से सर पढ़ाते हैं। बच्चे आधे सिंथेसिस में पढ़ते थे, आधे सिंथेसिस में पढ़ने के बावजूद फिज़िक्स वाला के पास पढ़ते थे। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है पूरी मेरी जर्नी में। बच्चों को जितना भरोसा अपने टीचर्स पे नहीं था, उससे ज़्यादा उस फिज़िक्स वाला के अलग पांडे सर पे था। वो कहते हैं उनका बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कहता था यूट्यूब से पढ़ते थे वो लोग, यूट्यूब से पढ़ना मैं एक रिस्क ही मानता हूँ। यूट्यूब से जब पढ़ रहे होते हैं वो लोग, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करवाने के लिए पढ़ा रहे होते हैं। कि जो टॉपर्स होते हैं क्या वो शैतानी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो एकदम अनुशासित, डिसिप्लिन वैसे स्टूडेंट होते हैं। जैसे मेरा बताऊँ तो शैतानियाँ तो मैंने बहुत कम की है, कभी पहले की बात हो या फिर अच्छा, बचपन में भी शैतानियां नहीं करी है क्या? बचपन में तो बताने जब से थोड़ी मतलब समझ आने लगी है, तो क्लास 8 में मुझे बहुत करने लगी है। अच्छा, 7th
8th के बाद शैतानियां ज्यादा नहीं करी है ना? उसके बाद में अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में थे और उसी का परिणाम है कि आज आपने टॉप किया है। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली ये आता है कि जो फर्स्ट रैंक आती है या फिर 99 आती है या कुछ भी 100 आती है, तो मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट रैंक आती है या टॉप 100 के अंदर या टॉप 500 के अंदर जो रैंक आती है, मेरे अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं सारे, लेकिन एग्जाम सिचुएशन या वो क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिससे फर्स्ट रैंक जिसकी आनी चाहिए थी कई बार उसकी 10 आ जाती है, कई बार उसकी 100 आ जाती है, लेकिन ये स्टूडेंट लगभग एक जैसे ही होते हैं इंटेलिजेंट। इस बारे में आपका क्या कहना है कि जो फर्स्ट रैंक आती है वो मतलब एक्स्ट्रा टॉपर होता है, मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है, या ये लगभग एक जैसे ही होते हैं जो टॉप 100 और टॉप 500 के अंदर होते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो टॉप 50 या 100 तक के बच्चे होते हैं वो मैं मानता हूँ सारे एक लेवल पे होते हैं। अब एग्जाम डे पे कौन सा क्वेश्चन आता है, किसका दिन होता है, किसका लक चल जाता है, किसके थोड़े 1-2 तुक्के लग जाते हैं, या फिर किसके होते हैं तो ये जो वीक टॉपिक था वो आया नहीं, उसका स्ट्रॉन्ग वाला आ गया। ये भी लक फैक्टर भी काम करता है। जब आप अच्छी लेवल पे स्टडी करके जाते हैं तो आई थिंक जो टॉप 50 टू 100 स्टूडेंट है वो सारे एक लेवल पे होते हैं। उनमें से कोई फर्स्ट आता है तो कोई 10th आता है, वो उनके दिन पे डिपेंड करता है। मतलब लक फैक्टर काम करता है। ये लक फैक्टर अगर अपन को इसको परसेंटेज देना हो तो कितना परसेंटेज होगा? 5%, 10%, कितना परसेंटेज होगा लगभग? 10% से ज्यादा तो हो नहीं सकता। 10%, 90% आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या आएगी। और अब अगर यस की 99 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, ये लगभग मतलब सब एक जैसे ही होते हैं। तो यस ने बिल्कुल शैतानियां नहीं करी है। तो अगर आपको टॉप बनना है तो शैतानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शैतानी की बात है, थोड़ी बहुत कर लें तो मजा भी मिलता था थोड़ा बहुत, बाकी डिसिप्लिन होना जरूरी है ताकि सिंसियरिटी मेंटेन रहे। अच्छा, हॉबीज वगैरह क्या आप फॉलो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे या कुछ अलग, मतलब क्या हॉबीज वगैरह फॉलो करते थे आप कुछ? स्पोर्ट्स में मैं जब स्कूल में था तब तक तो मैं फुटबॉल और क्रिकेट का शौक रखता था। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद स्पोर्ट्स बहुत कम ही खेला है, कभी इतना टाइम मिल नहीं पाता था। बाकी कोचिंग में या फिर पढ़ाई करने में टाइम कंज्यूम हो रहा था। बाकी हॉबीज़ के तौर पर मैंने कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन या फिर क्रिकेट जैसे गेम्स खेले। अच्छा, रेगुलर इस जर्नी में कोई स्पोर्ट्स आप रेगुलर कोई खेलते थे क्या? बैडमिंटन वगैरह रेगुलर, जैसे आधा घंटा 1 घंटा, या अच्छा ओकेजनली कभी कभी खेलता था फ्रेंड्स के साथ। जब हमारे हर 2 संडे, एक संडे के अल्टरनेट संडे पेपर हुआ करता था, तो जब एक संडे लीव होती थी तो उस संडे मैं खेलने जाता था। ओकेजनली आप इसको खेलते थे, है ना? तो अभी यस आप ये बताओ कि इस जर्नी में आपके साथ जो सबसे बड़ी अगर कोई ऑब्स्टेकल हो, जो बाधा हो, वो ऐसी कौन सी बाधा है या इंसिडेंट है जिसने आपको एक बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो? ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ इस जर्नी में? ऐसा जब मैं सिंपल में 11th क्लास में पढ़ रहा था और जब मैं वास्तव में 10th में था तब ऐसा बहुत हुआ था। क्योंकि उस टाइम जब 10th में पहली बार बोर्ड के पेपर सामने थे तो कई फ्रेंड्स ने, कई दूसरों टीचर्स ने भी, स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे कहा था कि तुम्हारा डिसीजन हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो। तो मैं उस टाइम थोड़ा डर सा गया था क्योंकि उस टाइम 11th में स्टडी भी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, ऑनलाइन था। उस टाइम मैं थोड़ा सा मन से डर सा गया था कि क्या पता मैं जो कर रहा हूँ सही हो ना हो, नीट में मार्क्स बने ना बने, बोर्ड और खराब होता है। तो उस टाइम थोड़ा मैं डर चुका था, तो मेरे मार्क्स भी कम हो रहे थे। पर जैसे मैंने बताया कि मैं जैसे अपने सिंथेसिस के टीचर से बात करी, मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी, तो मैं वापस मोटिवेटेड हो गया, उसी बात पे चलने लगा। मतलब ये चीज हुई लेकिन आपने उस चीज को वापस कोप अप किया, आप वापस उस मोमेंटम में आए। स्टूडेंट इस जर्नी में, स्टूडेंट 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग जो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसी 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स? नीट जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक मैं मानूंगा एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स लेना, जो कि जेल के लेवल पे होती हैं। बच्चे सोचते हैं वो कर लेंगे तो नीट तक आराम से हो जाएगा। मैं मानता हूँ वो एक तरह सही है पर गलत जाता है, क्योंकि वो करने से खाली टाइम वेस्ट होता है, सिंपल क्वेश्चंस करने से भी काम बन जाता है। एक तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक मैं मानूंगा बच्चे
जो दूसरे टॉपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनको वो फॉलो जाता करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या किया था, मैं वही करूँगा, मैं अपना कुछ दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। मैं मतलब वो भी नहीं करना चाहिए, जैसा अपना माइंड काम करे वैसे काम करे, सबसे बढ़िया रहता है। और तीसरा, बच्चे जब लास्ट में टाइम रहता है, मेन में जैसा एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे फरवरी या फिर हाईएस्ट मार्च में कोचिंग छोड़ देते हैं। और जबकि कोचिंग क्लासेस अप्रैल तक लगती हैं, तो बच्चे कोचिंग छोड़ के खुद की सेल्फ स्टडी पे आ जाते हैं। वो मैं कहूँगा एक तरह से गलती भी है, क्योंकि कोचिंग छोड़ना भी एक तरह सही नहीं है। वो सोचते हैं कि जो कोचिंग में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग है, कि हम घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे। मैं मानता हूँ सेल्फ स्टडी में डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, क्योंकि जब आप घर पे होंगे या फिर कहीं लाइब्रेरी में होंगे तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आएंगे कंपेरेटिवली कोचिंग में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट के मंथ में ऐसा कोचिंग में क्या होता है जो उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, न कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? ऐसा क्या खास होता है? मैं मानूंगा सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है वो 10 बच्चे जाते हैं सेल्फ स्टडी करने, पर करता उनमें से कोई एक या दो ही। दिक्कत ये है कि वो करते नहीं है। जितनी एफिशिएंटली होनी चाहिए वो उतनी कर नहीं पाते, और जो कर रहे हैं उनका तो सही है, लेकिन जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो सेल्फ स्टडी की एफिशिएंटली करते नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो सेल्फ स्टडी के नाम पे हो सकता है घर पे सिर्फ किताबें लेके बैठ जाए, किसी को क्या ही पता चलता है। जबकि कोचिंग में होते हैं तो कुछ टॉपिक चल रहे होते हैं तो माइंड रनिंग में रहता है। अच्छा, आपने ऐसा कभी किया है, जैसे मतलब ज्यादातर स्टूडेंट और हम भी करते हैं, नॉर्मली हमने भी किया होता है कि मतलब घर में हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि पेरेंट्स को लगे कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन माइंड में हमारे कुछ और ही चल रहा है। ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है क्या, ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसा हुआ नहीं, कभी मैंने किया ही नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, आज तक कभी मेरे घर पे ऐसा हुआ ही नहीं कि पापा ने मुझे जबरदस्ती बोला है कि पढ़ 2 घंटे क्यों पढ़ रहा है और ज्यादा टाइम पढ़। तो वैसा कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ज्यादा टाइम पढ़ना चाहिए, तो मैंने भी ऐसा कभी दिखाने की कोशिश की नहीं आज तक। अच्छा, लेकिन मतलब आप आसपास कुछ ऐसा देखा है जो मतलब आपका दोस्त रहा हो या कोई की मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऐसे अभी तक तो मैंने देखे नहीं, वैसे समझता जरूर वैसे होते बहुत होंगे। अच्छा, चुन चुन के फ्रेंड्स बनाए हैं क्या आपने? चुन चुन के फ्रेंड्स बनाए हैं कि अच्छे अच्छे फ्रेंड्स ही होने चाहिए? ना, ऐसी बात नहीं है। फ्रेंड्स के मामले में ओपन था, जो बने बढ़िया है। फ्रेंड्स में क्या है, अच्छा, भले वो टॉपर हो या फिर कोई बैक बेंचर हो या फिर कोई भी मीडियम स्टूडेंट हो, मैं इसमें नहीं देखता था। फ्रेंड्स बनाने में ओपन ही रहता था। अच्छा, फ्रेंड्स का क्या रोल रहा है इस जर्नी में आपके? फ्रेंड्स का रोल तो कह सकता हूँ, मेरा रोल जरूर रहा है उनकी जर्नी में, क्योंकि मैंने उनकी बहुत हेल्प करी है। जितने भी फ्रेंड्स मेरे होते थे उनको मैंने बहुत बार गाइड भी किया, क्योंकि सारे जो भी ड्रॉपर्स बैच में जो बच्चे आते थे नए नए, पहली बार फ्रेंड्स होते हैं, अदर फ्रेंड्स जो मतलब हमारे लेवल के होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि जब हमारे डाउट्स आते हैं हम पहले खुद में डिस्कस करते हैं, आपस में सारे फ्रेंड्स डिस्कस करते थे, जो कॉमन डाउट होता है फिर हम वही सर से पूछते थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी खास बात रही है, जिसकी वजह से हम कह सकता हूँ हमारे सारे फ्रेंड्स का ग्रुप भी कह रहा था। जो फ्रेंड्स का ग्रुप था हमारा, जो मतलब मेरे लेवल के फ्रेंड्स थे जो स्टडी करते थे, हमारा उनसे बहुत अच्छा एक हेल्दी ग्रुप बना हुआ था। हमारे जितने भी डाउट होते थे हम सारे पहले आपस में डिस्कस करते थे, मैं उनसे पूछता था, वो मेरे से पूछते थे। ऐसा करने से हमें बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बनता था। हमारी इस वजह से हमें सर को हमारे डाउट भी बहुत कम बताने पड़ते थे। हम 10 खिलाते थे तो सर को 2 ही बताने पड़ते थे, बाकी मोस्टली जो होते थे वो हम आपस में सल्ट लेते थे। इसलिए फायदा ये रहा कि हमारे जो सारे फ्रेंड्स थे, पूरा एक ग्रुप ही हमारा सेलेक्ट हो गया। पूरा ग्रुप में कितने बच्चे थे? आपके ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे? हमारे ग्रुप में लगभग 8 या 9 स्टूडेंट्स थे, जो सारे आज नीट में अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट। अच्छा, सारे सेलेक्ट है। बिल्कुल, ये कमाल की चीज हुई है। आपने जो सेल्फ मतलब ग्रुप स्टडी की है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक होती है सेल्फ स्टडी, दूसरी ग्रुप स्टडी। इनमें मतलब कितना फर्क पड़ता है? अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और ग्रुप स्टडी है जो उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और आपकी जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस रही है इसकी? ग्रुप स्टडी के बारे में कहूँ तो वो मैंने आज तक कभी करी नहीं। जो फ्रेंड से डाउट पूछते थे वो हम कोचिंग में जब टाइम मिलता था ब्रेक्स के बीच में हम उस टाइम करते थे। तो कभी ग्रुप स्टडी तो बैठ के मैंने की नहीं, तो उसके बेनिफिट्स तो मुझे पता नहीं हो सकते हैं क्या, बट सेल्फ स्टडी का मैं जरूर कहूँगा वो बेनिफिशियल होती है। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको खुद को समझ आ जाता है कि मेरा लेवल कहाँ पर है, मुझे कितना जल्दी याद होता है, मुझे कितना जल्दी समझ आता है, मैं कितनी जल्दी फिर इसके कॉन्सेप्ट पकड़ पाता हूँ। तो कई बार क्या होता है, इस जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है,
तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। आपके साथ क्या था, मतलब आपको जो मिस्टेक दिखती, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती थी, या आपको भी लगता था यार मतलब एक्सेप्ट करने में आपको भी रेजिस्टेंस आता था? बिल्कुल सही बात है, जो मिस्टेक होती है एक्सेप्ट करना बहुत टफ होता है, पर मेरे तो कुछ ऐसा रहता था, मैं मिस्टेक को ढूंढता ही रहता था। जो पेपर होता है, पेपर में कुछ गलत हो जाता था तो मुझे तो वो अभी तक भी याद रहता था कि मैंने उस पेपर में वो ये ऑप्शन था, मैंने ये किया था, मेरी गलती वहाँ पे ये थी। मैं उन गलतियों को तो याद कर लेना चाहिए, वापस होनी नहीं चाहिए। मेरा यही रहता था तो पेपर में क्वेश्चन गलत हुए वो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं एक अलग से कॉपी में लिख लेता था, उनके वापस जो मैंने गलत किया है वो करता था, तो जो सही तरीका है उसको फॉलो करने का वो भी लिखता था। ऐसा करने से जो गलतियां मैंने की थी एक बार, वो मैं वापस कभी दोहराई भी नहीं, क्योंकि मेरा एक फायदा था। आपको अपनी गलतियों को मतलब ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं है कि अगर सामने दिख रही है तो उनसे छुपो, हाइड करो, ऐसा कुछ नहीं। आप जितनी ज्यादा फॉल्ट फाइंडर बनोगे, मिस्टेक्स को फाइंड करते रहोगे, आपका इंप्रूवमेंट उतना ही होगा। ये मतलब नीट की जर्नी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में, या किसी भी पाथ में आपको सक्सेसफुल होना है तो ये चीज आपको करते रहना होगा कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहिए ही चाहिए। इस जर्नी में मतलब जब आपके रिजल्ट्स कभी अच्छे आते थे उस समय कॉन्फिडेंस क्या, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो आ जाता था, या आप जानते थे कि ये एक जर्नी है, इसमें ज्यादा भी आएंगे मार्क्स, कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे? ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी आता नहीं था, क्योंकि जब भी टेस्ट होता था कभी गलती से कभी कभी फर्स्ट रैंक भी आ जाती थी तो सर कहते थे ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि हमारे सिंथेसिस की जो टेस्ट सीरीज है उसको तुम सबके अलावा एक जना और दे रहा है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, और उसके मार्क्स हमेशा जो फर्स्ट रैंकर होता है उससे 10 ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर तुम्हारे 670 आए तो मिस्टर एक्स के 680 आए हुए हैं, तो इसलिए अगले टेस्ट में उससे बीट करने की तैयारी करो, उसको देख के ज़्यादा खुश मत हो जाना। मेरा तो यही रहता है, जब फर्स्ट रैंक आता था मैं डर भी जाता था, तो हो सकता है अगली बार ओवर कॉन्फिडेंस में नीचे ना आ जाऊँ, तो उसके थोड़ा तैयार भी रहना पड़ता था। जब फर्स्ट आता था, जब सेकंड आता था, अच्छी रैंक आने में भी खतरा ज़्यादा रहता था, ओवर कॉन्फिडेंस पता नहीं चलता कब आ जाता है। तो मेरे बीच में कभी कभी मेरे में भी आ जाता था, अचानक से फर्स्ट से 10th पे आ जाता था, 15th पे आ जाता था, कभी कभी टॉप 20 से बाहर भी चला जाता था। उसका ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है कि मोटिवेटेड रहना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, भले आप कुछ भी रैंक ला रहे हो टेस्ट में। अच्छा, आप कितना सोते थे, कितने घंटे सोते थे आप? नॉर्मल डेज में तो मैं 8 आवर्स तक सोता था, और जब लास्ट एग्जाम से एक मंथ पहले का टाइम था तब मैं 6 आवर्स स्लीप करता था मैं। अच्छा, स्लीप मतलब कितने आवर्स होनी चाहिए, और उसका मतलब क्या रोल है कि अगर अच्छी डीप स्लीप है तो उससे माइंड पर कितना असर पड़ता है? मैं कहूँगा कि नींद जर्नी जो रहती है, नींद स्टूडेंट को नींद कम ही आती है, पर कहना चाहूँगा इतना कोई टफ एग्जाम भी नहीं है, इतना कोई वास्ट सिलेबस भी नहीं है कि नींद कम करी जाए। मैं कहूँगा 8 घंटे तो मिनिमम सोना ही चाहिए, उससे आप थोड़ा रिफ्रेश रहेंगे, क्लास में भी कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। जैसे मैंने 8 घंटे तो कम से कम मैं हमेशा सोता ही था। लास्ट जब एग्जाम के एक मंथ पहले का टाइम था तो उस टाइम मैंने थोड़ी नींद कम करके 6 से 7 घंटे तक कर दिया था, ताकि मैं थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ाई का और दे पाऊँ। इसके लिए मैंने थोड़ा कम किया था, बाकी 8 घंटे तो मैं मानता हूँ 8 घंटे आराम से सोना चाहिए। अच्छा, इस जर्नी में एक चीज होती है कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट नहीं करता है या बहुत ही कम पढ़ाई करता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आते हैं तब वो अपनी पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश करता है। तो ये चीज हेल्पफुल है या ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है? इसको कहूँगा हेल्पफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई मैं कहूँगा शुरू से एंड तक करनी, जो शुरू में आपकी रिदम थी वही एंड तक रहनी चाहिए, तभी आप नेचुरली परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे हो गए शुरू में, अभी का जो टाइम चल रहा है उस टाइम बच्चे थे स्कूल रहते हैं एकदम, ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं, आराम से चलते हैं, सिर्फ कोचिंग के टेस्ट एंड में नंबर आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में जाके वो ज़्यादा एफर्ट देने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में हो सकता है स्ट्रेस भी आते हैं, बिल्कुल हो नहीं रहा, आप करें क्या। तो मैं मानूंगा शुरू से ही हमें हमारे जो नेचुरल है उसमें पढ़ाई करते रहना चाहिए, एंड में जाके थोड़ा बहुत इंक्रीज करते हुए उसी को नेचुरल जो हमारा है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 1 या 2 मंथ में अपना पूरा दम लगा रहे हो बाकी पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ये हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली ही स्टडी करनी पड़ेगी। अभी अभी जैसे जैसे आपके एग्जाम करीब आए तो माइंडसेट में क्या शिफ्ट आ रहा था, मतलब
होता है, प्रेशर भी हो रहा है, फियर भी हो रहा है, डाउट भी हो रहा है, तो वो जर्नी कैसी थी जो लास्ट 1 मंथ की जर्नी थी आपकी? तो लास्ट 1 मंथ रहा वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि जो मैंने लास्ट 1 मंथ की स्टडी करी थी वो मैंने घर पे ना करके अपनी कोचिंग में करी थी। उसमें सुबह 7 से शाम के 7 तक बैठा करता था, तो वहीं से मैं बैठ के पढ़ाई करता था, वहीं से सारे डाउट सॉल्व करता था, पेपर भी वहीं से होते थे। तो लास्ट मंथ में मुझे ज़्यादा स्ट्रेस आया ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेस आता तब जब पढ़ाई नहीं होती है, जब यहाँ पे रैंक नहीं आती है, जब नंबर नहीं आते हैं, तो वो मेरे साथ हुआ नहीं। तो स्ट्रेस मुझे मिला नहीं, मैंने जब थोड़ा बहुत मिलता भी था उसमें थोड़ा इग्नोर कर देता था, या मैं दोस्तों की बातों में उसे उड़ा देता था। तो स्ट्रेस को इग्नोर करना मैं मानता हूँ जरूरी है। स्ट्रेस आएगा तो फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें लेके आएगा, कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्ट्रेस से अगर आपको दूर रहना है तो वो आप स्ट्रेस से दूर रहने के लिए माइंड के लेवल पर ही कुछ करते थे या बाहर भी कुछ एक्टिविटी वगैरह करते थे? स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मैं मोस्टली एक ही काम करता था, या तो फिर मैं अपने भगवान को याद करता था। भगवान कह लीजिए, या तो मैं पूरे 10-15 मिनट के लिए मेडिटेशन भी किया करता था। कोचिंग में बैठा बैठा ही जब सारे पढ़ रहे होते हैं मैं हाथ बंद करके बैठ जाता था, थोड़ा ध्यान लगाता था, स्ट्रेस फ्री मैं खुद को फील करने लगता था। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड थे? बिल्कुल, उससे अच्छा मैं मानता हूँ कनेक्टेड रहना चाहिए। अच्छा, ये मतलब आपके पर्सनली आया या फैमिली बैकग्राउंड से आया ये चीज? ये मेरे पर्सनली अंदर से मतलब आवाज़ आती है कि अपने भगवान जो है, इष्ट देव जो भी हैं आपके, उनसे कनेक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन उनसे कनेक्शन रहने पे आपका माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने लग जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व खुद में किया है कि जब हम थोड़ी बहुत मेडिटेशन या फिर कुछ भी हम भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है और हमारा माइंड काम भी अच्छे से करता है। एक स्टूडेंट को अगर इस जर्नी में एक मोटिवेटेड रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहे, मेडिटेशन करे या कुछ ना कुछ ऐसा करे जो उसके खुद से ऊपर की जो डिवाइन पावर है उससे कनेक्टेड रहे, राइट? और आपने रिलैक्स भी बहुत अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मतलब डेली मेडिटेशन करते थे या मतलब कभी कभार करते थे? कभी कभार जब ऐसे पेपर में नंबर कम हो जाते थे या फिर कुछ स्ट्रेस होता था तो मैं मेडिटेशन ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए करा करता था, और थोड़ा बहुत मैं अपने भगवान की याद कर लेता था, और जैसे मेरे इष्ट देव है उनको कुछ जाप या मंत्र में बोला करता था, उससे भी मुझे बहुत रिलैक्समेंट मिलता था। अच्छा, आपने इष्ट देव से मन्नत मांगी थी क्या कि आपके टॉप 100 में रैंक आनी चाहिए? ना ना, ये मन्नत तो नहीं मांगी थी, सिर्फ मैं याद ही करता था कि हमेशा मेरे साथ रहिएगा और मेरी मदद कीजिएगा। आप ऐसे कुछ मन्नत आप मांगते नहीं थे, उनको शुक्रिया अदा करते थे? बिल्कुल, हमेशा के लिए उन्हीं को शुक्रिया अदा करता रहा हूँ। वही चीज है, जो ग्रेटिट्यूड होता है वही हमारे माइंड को पॉजिटिव रखता है। तो यहाँ से हम ये जो जर्नी होती है इसमें माइंड का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि रिजल्ट्स तो बाहर ऊपर नीचे होता है, सिचुएशंस भी कई बार बहुत अच्छी हो जाती है, कई बार बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो माइंड का कितना बड़ा रोल है? माइंडसेट आई थिंक सब कुछ है। जैसा माइंडसेट होगा वैसे आपकी जर्नी चलती रहेगी। माइंडसेट अगर पॉजिटिव रह रहा है तो हो सकता है कम नंबर भी ज़्यादा हो जाए, रिजल्ट उसका कुछ रह जाए, उसका कुछ फर्क पड़ता नहीं है। माइंडसेट शुरू से एंड तक जिसका पॉजिटिव रहेगा आई थिंक वही नीट में सिलेक्शन हो सकता है। मैंने बहुत ऐसे कोचिंग में बच्चे देखे हैं जो शुरू में तो बहुत अच्छे नंबर लाया करते थे, शुरू में पढ़ाई करते थे, फिर एंड में जाते जाते ऐसे डाइवर्ट हुए कि वो फिर कुछ कर ही नहीं पाए। सिलेक्शन तो दूर की बात है, नंबर ही नहीं बने ठीक ठाक। और जो कई ऐसे भी होते थे जो शुरू में कुछ नहीं करते थे, लेकिन एंड में पता नहीं उनमें क्या होता था कि वो एंड में जाके अलग से ही सिलेक्शन भी हो जाता था, कहीं भी मार्क्स भी बहुत अच्छे से बढ़ जाते थे। मैं कहूँगा ये सब माइंडसेट का ही खेल है, कैसा आपका माइंडसेट रहता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं या फिर हमेशा रिजल्ट को देख के आप खुद को जज करते हैं, या फिर आप खुद को देख के आपके रिजल्ट को जज करते हैं, मैं मानता हूँ उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस जर्नी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और खासकर हमारी ये एज ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, और माइंड में तो नेचुरल है कि सारी चीजें आती है। तो आप मतलब इस ट्रैप में फंसे या अपने आप को सेपरेट रखा? तो ये टीनेजर्स वाला ट्रैप होता है, मैं उससे दूर रहने की बहुत कोशिश करता था, पर कहीं ना कहीं तो मोबाइल में या फिर कहीं ना कहीं तो फंस ही जाता था, फ्रेंड्स में कैसे ही कैसे।
तो उसे निकलने का तरीका मैं मानता हूँ एक ही है, आप उसे कंप्लीटली अवॉइड तो कर नहीं सकते, तो मिनिमाइज मैंने करके रखा था। जो भी हो, जो भी होता है मैंने मिनिमाइज करने की हमेशा कोशिश करी। तो यहाँ से जो सुन रहे हैं ना वो इस बात को अच्छे से सुन लो कि यस की ऑनेस्टी देखो आप। यस मतलब डायरेक्टली कह सकता था कि मैं तो ये चीजें माइंड में आती ही नहीं है, इग्नोर कर सकता था, लेकिन यस ने वो चीजें एक्सेप्ट की है कि ये होता है, ये नेचुरल है, इसमें मतलब हमारा कोई हाथ नहीं है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं या मतलब हम क्रिएट करते हैं, ये नेचुरल है बायोलॉजी के लेवल पर। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो उस समय आप माइंड में क्या कहते थे कि यार इनको छोड़ो, या क्या मतलब अपने आप को जो सेल्फ टॉक होती है वो क्या चलती थी उस टाइम? उस टाइम मैं यही सोचता था कि हिंदू बनने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो मुझे मेरा फायदा दिखता था, मैं हमेशा जैसे ही कुछ होता था मैं हमेशा मेरे माता पिता को याद करता था कि उन्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं। मैं उनकी उम्मीदों को हमेशा खरा करने की कोशिश में हमेशा खुद को पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए कुछ सोचता था। जैसे मैंने बताया कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट में रहता था, अपने माता पिता को याद करता था, कुछ माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आती थी तो मैं इसे अपने आप अवॉइड करके मैं इससे दूर रहने लगा था। अच्छा, ये कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे जो मतलब नॉर्मली स्टूडेंट नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी चीजें ऑनेस्टी के साथ रियलिस्टिकली आ रही है, तो कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे जो नॉर्मली टॉपर्स इंटरव्यू, आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं वहां नहीं शेयर होता है लेकिन आप शेयर करना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगा जो टॉपर्स होते हैं उनकी एक ही बात होती है, हम 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े। मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद के लेवल पे कभी 10 घंटे तो आज तक नहीं पढ़ा हूँ। तो कहना चाहूँगा पढ़ाई जो होती है वो हर स्टूडेंट अपनी स्पेसिफिक करे, तो अपने कंफर्ट जोन में रह के अगर पढ़ाई करेंगे तो मैं मानता हूँ वो बेनिफिट बहुत अच्छा करेगी। अब मैं कहता हूँ मैं जैसे 2 घंटे का काम होता था, मैं जनरली आगे चले में 1 घंटे में कंप्लीट करने में सक्षम था। तो सबको यही कहना चाहूँगा जो अपना काम हो, अपने जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वहीं से खत्म होता है। जो अपने सेल्फ स्टडी पे है काम बहुत कम रहते हैं, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, सेल्फ स्टडी हो ना हो, अपने कूल रहे, कूल माइंड से काम करते रहे। सेल्फ स्टडी 1 घंटे करे, 2 घंटे करे, 3 घंटे करे, अपनी मर्जी से करे, इच्छा से करे, सब बढ़िया रहेगा। मतलब आपको इस चीज को ज्यादा हवा नहीं बनाना है, नॉर्मली लेके चलना है इस चीज को। अच्छा, टीचर्स का जो ये तीन एलिमेंट होते हैं इसमें, एक टीचर्स, एक पेरेंट्स और एक खुद स्टूडेंट। इसमें अगर आपको कैटेगराइज करना हो, परसेंटेज देना हो, तो आप कैसे देंगे आपकी जर्नी में? मेरी जर्नी में जैसे आपको बताया था एक प्लस पॉइंट जो मेरे पास था, तो 10th में मैंने 11th करी, 11th में 12th और 12th में 4 थे। तो उस हिसाब से मैं प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के डिसीजन से मैं वहाँ पहुँचा था। सेकेंड नंबर में मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, उनके गाइडेंस में मैंने सब अचीव किया है। और थर्ड नंबर में मैं स्टूडेंट को रखना चाहूँगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो हम टीचर्स को ब्लेम कर देते हैं, तो वहां टीचर्स की मिस्टेक होती है या स्टूडेंट खुद की मिस्टेक होती है या उसके माइंडसेट में कुछ मिस्टेक होती है? बिल्कुल, ये मैंने भी बहुत देखा है, मेरे साथ भी पहले होता था, फिर बाद में मुझे भी समझ आया। जो बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आता जनरली, वो उसमें मिस्टेक बच्चे की खुद की होती है। हो सकता है टीचर के पढ़ाने का तरीका और बच्चे की फ्रीक्वेंसी मैच ना कर रही है, टीचर कुछ और बताना चाह रहा है, बच्चा कुछ और समझ रहा हो। ये हमेशा होता है, बच्चों को यही लगता है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, बट एक्चुअली मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलती बच्चे की होती है। टीचर तो कईयों को पढ़ा के आ चुका है, वो कोई पहली बार नहीं करता, 100 को पढ़ाता है, उनमें से 10 कह देते कि टीचर खराब है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। गलती कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में ही कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, इस वजह से वो टीचर को ब्लेम करते हैं। मतलब उस बच्चे को खुद रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत हो रही है। आपके अकॉर्डिंग इस जर्नी में ब्रेक कितने जरूरी है? स्टडी जब अपन करते हैं लगातार 5-10 घंटे करनी चाहिए या 1 घंटे करनी चाहिए? कितने घंटे लगातार स्टडी करनी चाहिए और ब्रेक्स कितने लेने चाहिए? मेरे हिसाब से सर स्टडी जब करते हैं तो 2 घंटे लगातार आप इजीली कर सकते हैं। मैं 2 घंटे किया करता था, 2 घंटे के बाद लगभग 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता था। ब्रेक में जैसे मैं गाने सुनता था या फिर बातें कर लेता था। 2 घंटे लगातार ज़्यादा स्टडी में मानता हूँ करनी नहीं चाहिए। 2 घंटे ज़्यादा करता तो माइंड डिसकनेक्ट होने लग जाता है। और फिर 1.5 से 2 आवर्स तक लगातार स्टडी करते हैं तो वो हम अच्छे से एक्टिव माइंड से स्टडी कर सकते हैं। और ऐसे ही आप 3-4 घंटे लगातार करते हैं तो आप लंबे समय तक इजीली बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, लगातार मैक्सिमम आपने मतलब 2 घंटे स्टडी करी है या कभी 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू? कितनी स्टडी आपने मैक्सिमम कितनी स्टडी करी है?
आवर ही है, इससे ज़्यादा 2 आवर से कुछ कम ही होगा। जैसे मैं 2 आवर से ज़्यादा लगातार स्टडी मैंने कभी नहीं करी, थोड़ा ब्रेक लेता था बीच में, उसके बाद वापस कंटिन्यू किया था। अच्छा, मैक्सिमम 2 आवर्स है आपके। अच्छा, एक मिथ होता है कि मॉर्निंग में स्टडी मतलब बेटर होती है, कुछ कहते हैं कि नाइट में स्टडी बेटर होती है, तो आपके केस में क्या था? आप मॉर्निंग में ज्यादा प्रीफर करते थे या नाइट में? मैंने भी ये मिथ बहुत सुना है कि सुबह सुबह पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगा। घर में भी मम्मी पापा ने कहा है कि सुबह उठ के पढ़ा करो, तो मैंने कभी तो फॉलो किया नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा सुबह उठने का इतना शौकीन था नहीं। जो स्टडी मैंने की है तो रात को लेट नाइट भी नहीं करी, तो रूटीन रहता था शाम को रात को जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं पढ़ाई किया करता था। तो सुबह जल्दी उठ के तो मैंने कभी करी नहीं, जैसे रात को लेट लेट तक जाग के भी कभी किया नहीं। अच्छा, आप मतलब बता रहे थे कि इस जर्नी में अगर मैं डीमोटिवेट होता था तो पेरेंट्स मतलब ज्यादा सपोर्ट करते थे। पेरेंट्स के अलावा आप में मतलब यूट्यूब पे या टीचर्स, ऐसा कौन सा सोर्स था जिसने मतलब आपको मोटिवेट रखा? पेरेंट्स के अलावा मैं बोलूँगा मेरे फ्रेंड्स ही थे, जो उनसे बातें करके मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता था। कि वो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, वो ना किसी को लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं, वो बस एंजॉय करवाने का काम ही करते हैं। अच्छा, वो ऐसा क्या करते थे? मतलब कहीं घूमने जाते थे या बातें करते थे या क्या, मतलब ऐसा कुछ क्या करते थे जिससे रिफ्रेश हो जाते थे, वापस से मोटिवेटेड हो जाते थे? तो डीमोटिवेटेड मैं तभी होता था जब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, लगातार 3-4 दिनों तक यहाँ पे कभी पेपर में नंबर कम आ जाते थे, उसका रिजल्ट इससे रहता था कि खुश होते थे। वो बात नहीं करती या फिर कहीं कोचिंग की बात, कोचिंग हमारी खत्म हो जाती थी, उसके बाद हम वापस घर से निकलते तो बहुत कम ही थे, लेकिन कोचिंग के बाद भी वो बाहर रास्ते में ऐसी बातें करते हुए चलते थे, तो रिफ्रेशमेंट जैसा लगता था। तो उनसे बातें करने में ऐसा आनंद सा आ जाता था, सब कुछ वापस नॉर्मल सा लगता था। कभी कभी किसी का कम नंबर आए हुए होते हैं तो मेरा देख मेरे देखते हैं तुमको की हो रहा है, तो ऐसे फ्रेंड से बात करना भी बहुत रिलैक्स मिलता था मुझे। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपने, आपके फ्रेंड्स ने आपकी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अगर आपको 3 फ्रेंड्स के नाम लेने हो जिन्होंने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया हो, वो कौन होंगे अगर आप चाहो तो? 3 फ्रेंड्स के नाम यदि मैं लेना चाहूँ तो एक मैं मेरी क्लास में विक्रम पालीवाल, और दूसरे में नाम लेना चाहूँ तो गौतम कंवर, और तीसरा मैं नाम लेना चाहूँ तो इन 2 का ही सही रहेगा, बाकी तो अदर फ्रेंड्स भी थे, इनमें ज़्यादा मेरे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, इससे लड़ाई वगैरह तो नहीं होने वाली कि मेरा नाम नहीं लिया, तूने उसका नाम ले लिया, ये तो भेदभाव है? ना ना, अच्छा, आपकी ये जो क्लास थी, टोटल कितने स्टूडेंट थे आप एक क्लास में? हमारे क्लास में आई थिंक 100 के अप्रॉक्स थे। अच्छा, मतलब जो टॉप क्लास थी सिंथेसिस की, उसमें आपकी क्लास थी? क्लास के हिसाब से कहना चाहूँ तो जिस क्लास में मैं था वो सिंथेसिस में सबसे पीछे थी। ऐसा क्यों? तो क्लास को जब देखा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उस बेस को देखा जाता है। तो जिस क्लास में मैं था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़ी नीचे रैंक पाते थे, तो उसकी वजह से हमारी क्लास को सिंथेसिस को पीछे गिनी जाती है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा क्लासमेट हो जिसने मतलब हो सकता है उसकी रैंक अच्छी नहीं आई हो, लेकिन उसकी स्टोरी मतलब स्ट्रगल से भरी रही हो, बहुत इंस्पिरेशनल हो, इस क्लास में रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका नाम भी मैंने लिया था, विक्रम पालीवाल। उसकी जर्नी बहुत स्ट्रगल की रही है, क्योंकि जब वो 11th क्लास में था तब उसके पास साइंस नहीं थी, वो आर्ट्स का स्टूडेंट रह चुका है। उसने 11th से 12th में आया था, अपना सब्जेक्ट चेंज किया फिर उसने साइंस बायो, और 12th में आने के बाद उसने 12th क्लास में नीट की प्रिपरेशन की नहीं, उसने केवल बोर्ड फोकस रखते हुए 12th बोर्ड निकाले, और 12th बोर्ड के बाद उसने फर्स्ट ड्रॉप जब लिया तब उसने नीट की प्रिपरेशन शुरू करी। और उस टाइम जो उसकी कंडीशन थी, उसने जरा भी पढ़ी भी नहीं थी, वो पहली बार 11th पढ़ रहा था, और जो 12th भी है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पहली बार पढ़ रहा था। तो मेरे हिसाब से उसका जो स्ट्रगल है बहुत हाई लेवल पे था, जो स्ट्रगल उसका ज़्यादा था हमारे हम सब लोगों के कंपेरिजन में। तो जो सिर्फ 1 साल ही मिलता था, जबकि हम लोग 2 से 3 साल ले चुके थे। अच्छा, तो वो जो स्ट्रगल है वो अगर एस्पिरेंट्स के सामने आए तो उनके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होगा, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन होगी? वो स्ट्रगल मैं कहूँगा बहुत बड़ी मोटिवेशन के रूप में सामने आ सकता है,
कि जब भी मैं उसे देखता था वो कभी डरता नहीं था, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता था, वो नहीं कर पाता था फिर भी वो ऐसे कभी डरता नहीं था। जैसे मैं डीमोटिवेट हो सकता था, बीच में हो भी जाता था, तो कभी डीमोटिवेट नहीं होता था, वो हमेशा आगे चलता रहता था। ये मुझे उसकी बात बढ़िया लगती थी। अच्छा, वो डिमोटिवेट क्यों नहीं होता था? क्या रीजन, आपके अनुसार क्या रीजन था उसके पीछे? रीजन तो पता नहीं, पर वो हमेशा खुश ही रहता था। ऐसे वो क्वेश्चन करता था भी सही रहता था, वो नहीं करता था तो भी मुझसे पूछता था, मैंने कहा था वो सब कुछ हो जाता था। आई थिंक वो मुझे पॉजिटिव माइंडसेट वाला लड़का था, इसलिए वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता था। अच्छा, बिल्कुल देखते हैं, संभव होगा तो उसके साथ भी एक पॉडकास्ट हो जाए, क्योंकि अगर स्टोरी स्ट्रगल से भरी होती है ना, तो कुछ स्टूडेंट वैसे ही होते हैं। मतलब ये तो बहुत ज्यादा अलग हो गया कि 11th पढ़ी नहीं उसने, आर्ट्स से किए, ये तो बहुत ज्यादा अलग स्टोरी हो गई। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो अब आप बताओ, जो सब्जेक्टिव एक मतलब एकेडमिक की स्टडी होती है, हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और दूसरा होता है मोटिवेशन, तो इन मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सब्जेक्ट की जो स्टडी होती है वो? सब्जेक्ट के साथ साथ मैं मानता हूँ मोटिवेशन भी उतना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे मोटिवेशन वहाँ पे जो सर पढ़ाते थे क्लास में, कभी कभी हफ्ते में एक दो बार पढ़ लिया करते थे, कभी कभी पर्सनली बुला के भी सर समझाया करते थे, मोटिवेट किया करते थे। सब्जेक्ट की स्टडी तो सभी करनी थे, लेकिन मोटिवेट सभी नहीं रह पाते। इस हिसाब से मोटिवेशन भी एक इंटीग्रल पार्ट है ना, ये सभी करने का मेरा। अच्छा, आपको मतलब इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान जिसको आप आइडल मानते हो, जिसको देख के आपको लगता है कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए? आइडल मैंने जैसे बताया, मैं इंटरव्यू से भी पहले एक इसी में इसी का सिलेक्शन हुआ था। वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी थी, जो उन्होंने बताया था, मैं उन्हीं की राह पे चल रहा हूँ। तो उन्होंने 10th में लोन किया, मैंने भी वैसे कर लिया। अच्छा, उन्होंने किस सन में की थी, उन्होंने कब करी थी? उनका सिलेक्शन विद 2019 में हो चुका था। उस टाइम मैं 9th क्लास में था, उसी टाइम मुझे वहाँ से मैंने उनको अपना आइडल बना लिया। देख रहे थे तो मैं भी इनके जैसे आगे बढ़ूँगा। उनकी स्टोरी में कुछ मतलब क्या अलग था उनकी स्टोरी में, जो मतलब आपको फैसिनेट किया, जिसने आपको इंस्पायर किया? उनकी स्टोरी बिल्कुल अलग थी कि उन्होंने जब विद सिलेक्शन उनका हुआ था, तो वो एक्चुअल में वहाँ पे भी मेरे को टारगेट बैठी थी। मुझे उनका स्ट्रगल देखना बढ़िया लगा कि 12th में होते हुए भी उन्होंने टारगेट की को फोकस किया। उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ती थी। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही कहना चाहूँगा, वो अभी MBBS की स्टूडेंट है, अभी फाइनल ईयर है उनका इस साल। बस उनको वेल विशेस देना चाहूँगा और उनको हमेशा यही कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे बच्चों को मोटिवेट करते रहें। लेकिन अब तो आप खुद मोटिवेशन की फैक्ट्री बन चुके हो, आप खुद मोटिवेट करोगे। बिल्कुल, मैं भी अब एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा और उन्हें जो चाहिए हमेशा मेरी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, कोई मतलब बीकानेर का या कहीं का स्टूडेंट एस्पिरेंट आपसे बात करना चाहिए कि मुझे तो बात करनी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ओपन है, आ जाइए, बिल्कुल मैं आपसे बात अवश्य करूँगा। कईयों से पहले तो कर भी चुका हूँ और अभी भी करना चाहूँगा लगातार उनसे बातें, ताकि उनकी भी मैं समझ सकूँ, उनकी क्या हाल चल रहे हैं, उनको भी मैं मोटिवेट करूँ। बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि इस जर्नी में 3 सबसे बड़े फैक्टर क्या रहे जिसकी वजह से आपकी रैंक टॉप 100 में आई है? सबसे बड़े फैक्टर मैं कहूँगा, सबसे पहले सेंटर की जो फैसिलिटी थी हमारे पास, तो लास्ट मंथ में जो मैं वापस करूँगा सर के साथ बैठा था, उस टाइम सर ने हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया था उस टाइम, वो भी बेस्ट था। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू का जो पेपर हो वो तो नीट थोड़ा अपर लेवल के होते थे, सर ने हमें नीट लेवल के भी अदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए, वो बेस्ट रहा उस टाइम। और दूसरा कहना चाहूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स का योगदान भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और जो मेरे खुद का काम था वो जो 11th-12th में तो उसका बढ़िया नहीं हो पाया था, तो 6 साल था जो मैं टारगेट बैच में था, वो भी अच्छा चला, उसकी वजह से भी मेरी रैंक आ पाई। ये 3 सीक्रेट्स है आपकी जर्नी की, जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी टॉप 100 में रैंक आई है। आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए थी या क्या एक्स्ट्रा होना चाहिए था जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी? और एक्स्ट्रा जो मैंने पेपर में कई गलतियाँ जो 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, मैंने करके लेकिन मैं चॉइस सही नहीं की। क्वेश्चन पेपर में ये भी होता है, कोई हमें लीव करने होते हैं, कुछ अटेम्प्ट करने होते हैं, मैंने अभी चॉइस मेकिंग सही नहीं करी,
ये भी बोलना चाहूँगा कि हमेशा चॉइस सही सेलेक्ट करें कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्वेश्चन सही हो रहे थे और मैंने उनको छोड़ के दूसरा अटेम्प्ट किया जो मेरा गलत हो गया। अच्छा तो एग्जाम यही कहना चाहूँगा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अच्छा एग्जाम में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 वो शुक्रिया आपने मतलब अपना टाइम दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करी है जो मतलब खासकर बीकानेर जोन से अभी तक कोई ऐसा पॉडकास्ट शायद तो अब तक तो नहीं हुआ है जहाँ तक मैंने मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन रही है। तो आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष है। आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और